DHCP सर्वर को स्टार्ट किया हुआ था हमने, ठीक है। डोरा प्रोसेस पढ़ा था हमने, 4 पैकेट्स होते हैं, चारों ब्रॉडकास्ट होते हैं, 2 क्लाइंट टू सर्वर होते हैं और 2 सर्वर टू क्लाइंट। उन 4 पैकेट्स के बाद DHCP क्लाइंट को IP एड्रेस मिल जाता है फ्रॉम DHCP सर्वर। तो हमने थ्योरेटिकली ये पढ़ा था सारा, तो आज इसको क्लाइंट को IP एड्रेस भी असाइन करके हमने थोड़ा सा देख लिया था। तो आज क्या करेंगे, दोबारा से क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करेंगे, प्लस नेटवर्क मोनीटर एक टूल चलाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क कैप्चर मोनीटर टूल है, ठीक है, जो इंटरफेस पे कैप्चर को ट्रैफिक को कैप्चर करता है, जो ट्रैफिक इन हो रही है या आउट हो रही है, ठीक है। उसके थ्रू ट्रैफिक को कैप्चर करके देखेंगे, फिर उन चारों पैकेट्स को एनालाइज करके देखेंगे, वो एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था, चारों ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, किस एड्रेस पे हो बंद रहे कर हैं। दिया आपने बात। अच्छा, तो DS अपनी लैब मशीन पे ही जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास DHCP सर्वर चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा से नया पूल डिफाइन कर लेते हैं, स्कोप। उसके बाद क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद ये मेरे पास एक टूल चल रहा है, ठीक है, 6-7 MB का, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर ले अपने तौर पे। ये मैं टूल ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट से इसकी थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ, इंटरफेस वगैरह कैसे कन्फिगर करना है, ठीक है। ये टूल को मैंने ओपन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क मोनीटर। तो यहाँ पे इंटरफेस आ रहे हैं जहाँ पे हमने ट्रैफिक को कैप्चर करना है। तो इस टाइम मेरा इंटरनल इंटरफेस है, इस इंटरनल इंटरफेस के साथ मेरा DHCP सर्वर कनेक्ट है। तो मेरी कम्युनिकेशन इस इंटरफेस पे होगी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस इंटरफेस पे मैंने ट्रैफिक को कैप्चर करना है, तो न्यू कैप्चर टैब कर लें यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से हम ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं स्टार्ट करके। फ़िलहाल मैं DHCP सर्वर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके एक स्कोप डिफाइन करते हैं, इस तरह कल हमने किया था, ठीक है। न्यू स्कोप पे मैं आता हूँ, नेक्स्ट कर दे, स्कोप का नाम दे दें यहाँ पे कोई भी, लाइक मैंने स्कोप 1 डिफाइन कर दी यहाँ पे, और IP एड्रेस डिफाइन कर दिया 192.168.1.11 फॉर एग्जांपल दे दिया, एंड रेंज दे दी, ठीक है। ये IP एड्रेस डिफाइन कर दी यहाँ पे। इसके अलावा अगर एक्सक्लूजन करवानी है, एक्सक्लूजन करवा लें। लीज टाइम को देखते हैं अभी। अगर ऑप्शन डिफाइन करनी है यहाँ के, गेटवे का एड्रेस, यानी कि जो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं कि DNS का एड्रेस क्या देना है, गेटवे का एड्रेस क्या देना है, डोमेन नेम क्या देनी है, स्टैटिक राउट वगैरह, यानी कि ऑप्शनल कन्फिग्रेशन है, वो अगर कहता है इसी टाइम डिफाइन करनी है तो सिलेक्ट यस करें, हमारे से इसी टाइम इसी विजिट में पूछ लेगा। अदरवाइज मैं मैनुअल करके बाद में भी डिफाइन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश करता हूँ इसको। तो मेरे पास स्कोप क्रिएट हो गया, लेकिन इस वक्त डिसेबल स्टेट में, राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लें आप। इस वक्त स्कोप हो गया एक्टिवेट। तो मैं यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे एक चीज़, जब भी आपने नेटवर्क में DHCP सर्वर लगाना है, तो आपको ये भी तो है कि ये कैसे चेक करेंगे आप क्लाइंट्स की DHCP सर्वर पे हिट्स आ रही हैं कि नहीं, क्लाइंट DHCP सर्वर को लिसन कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए ये है, जैसे भी DHCP सर्वर चल रहा है आपका, राइट क्लिक करें यहाँ पे डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, टोटल एड्रेस इतने आ रहे हैं, व्यूज़ इतने आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं स्कोप में फ्री एड्रेसेस कितने पड़े हुए हैं परसेंटेज में, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऊपर करें सर्वर पे क्लिक, यहाँ पे डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स करें, तो ये चीज़ देखने वाली है ज़रा। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, डिस्कवर पैकेट 31 आ रहे हैं, ऑफर 21। मैं फ़िलहाल इसको सर्विस रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि मेरी कन्फिग्रेशन 0 पे चले जाए स्टैटिस्टिक्स हम, ताकि रिलीज़ रीन्यू करें, हमारे पास बाकायदा पैकेट आए, सर्वर ने कितने पैकेट्स कैप्चर किए हैं। सर्विस में DHCP की रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने पे ये पैकेट्स वगैरह हमारे यहाँ से रिमूव हो रहते हैं, बिल्कुल 0 आ जाएंगे सारे, ठीक है। सर्विस यहाँ से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा services.msc में जाएंगे, वहाँ पे भी DHCP की सर्विस आ रही होती है, वहाँ से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं आप। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सर्विस स्टार्ट होगी। मैं राइट क्लिक करता हूँ सर्वर के ऊपर, IP वेरिएंट फॉर डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डिस्कवर क्या आ रहा है। इसका मतलब है DHCP ने अभी तक के बाद डिस्कवर पैकेट 0 आए हैं, ऑफर भी इसने 0 किए हैं। डिले का बाद में बताऊँगा क्या है। फिलहाल हमने 4 पैकेट्स भरे थे, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नोलेजमेंट, चारों की वैल्यू इस टाइम 0 आ रही है। इसका मतलब अभी तक किसी भी क्लाइंट ने DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं की। अगर तो यहाँ पे 0 ही आ रहा है और आप अपने क्लाइंट को IP एड्रेस ट्राई करें कि वो DHCP सर्वर से गेट करे, और यहाँ पे पैकेट 0 ही रह रहे हैं, इसका मतलब DHCP सर्वर लिसन ही नहीं कर रहा। इसकी रीज़न हो सकती है कि DHCP की सर्विस में कोई इशू है, या फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रही है, या क्लाइंट DHCP सर्वर तक कनेक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे, कोई फिजिकल मीडियम का इशू हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखा, अगर तो बाइट्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं,
डिस्कवर पैकेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑफर इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब DHCP लिसन कर रहा है, क्लाइंट साइड पे कोई इशू हो सकता है। ठीक है, अगर ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे DHCP लिसनिंग कर रहा है कि नहीं, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट हिट आ रही है कि नहीं DHCP सर्वर पे। अब इस टाइम 0 है। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्या करूँगा, रिलीज़ रीन्यू करूँगा IP एड्रेस, तो क्या होगा, डोरा का प्रोसेस चलेगा। डोरा का प्रोसेस चलने पे 4 पैकेट्स आएंगे और आप देखना वहाँ पे हर पैकेट डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज में चारों का एक एक पैकेट आ जाएगा। IP कॉन्फिग स्लैश रिलीज़ करें। रिलीज का मतलब क्या है, इसके पास जो पहले से IP है वो छोड़ दें। ठीक है, मैंने रिलीज़ किया यहाँ पे इसको। इसके बाद मैं रीन्यू करूँगा, ये DHCP सर्वर के पास दोबारा जाएगा और IP एड्रेस गेट करके लेके आएगा। ठीक है, रिलीज़ कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया, रीन्यू किया यहाँ पे। इसके बाद DHCP सर्वर के पास जाते हैं। इसके बाद इसको IP मिल जाएगा जो रेंज डिफाइन की थी यहाँ से, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, IP मिल गया इस मशीन को इंटरनल इंटरफेस पे। इसको जो IP हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पे मिल गया 1.12 और ये सबनेट मास्क इसका आ गया। अब DHCP सर्वर पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डिस्कवर पैकेट DHCP ने कितने किए हैं, 1। ऑफर कितना किए हैं इसने, 1। रिक्वेस्ट कितने की आई है, 1। एक्नॉलेजमेंट कितना है, 1 का। तो ये पता लग गया 4 पैकेट्स हमारे पास आए हैं। 4 पैकेट्स की कम्युनिकेशन के बाद क्लाइंट को ने IP गेट की है। अब इसको क्या करते हैं, कैप्चर करके देखते हैं चारों पैकेट्स को। तो यहाँ से मैं दोबारा से क्या करूँगा, रिलीज़ रीन्यू करूँगा। रिलीज़ रीन्यू करूँगा, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरफेस पे इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। कैप्चरिंग मैंने स्टार्ट कर ली, मैंने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ के बाद मैंने कर दिया रीन्यू कर दिया। IP इस मशीन को मिल गया। यहाँ पे मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रैफिक आ गई। ARP वगैरह की रिक्वेस्ट भी पीछे चलती है, ब्रॉडकास्ट होती है, नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ, DHCP की ट्रैफिक दिखाए, अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 पैकेट्स आ रहे होंगे। डिस्कवर, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैसेज टाइप पे आगे। ये रिलीज़ को छोड़ दे, रिलीज़ का मैं बताऊँगा। जो मैंने रिलीज़ की कमांड दी है, इसका मतलब इसके पास पहले से IP था, उसने DHCP को कहा मैं IP छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसने रिलीज़ पैकेट एक्सटेंड किया है पहले। लेकिन अगर इसके पास IP होता ही ना, तो प्रोसेस हमारा कहाँ से स्टार्ट होना था, डिस्कवर से। रिलीज़ से स्टार्ट नहीं होना था। एक DHCP रिलीज़ पैकेट भी होता है कि मशीन के पास पहले से IP है। अगर मशीन आप मैनुअली कमांड दे IP कॉन्फिग स्लैश रिलीज़, तो मशीन DHCP सर्वर को इन्फॉर्म करके जाती है कि मैं शट डाउन होने लगी हूँ या नेटवर्क से उतरने लगी हूँ, या आपने मैनुअली कमांड दी तो ये IP फ्री हो गया इस टाइम। तो DHCP अपनी लीज से रिमूव कर लेता है, वो IP फ्री स्टेट में रख लेता है। इन केस कोई नया क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो DHCP उसको वो IP एड्रेस असाइन कर सकता है। या इन केस अगर आप मशीन प्रॉपर शटडाउन भी करे तो मशीन DHCP सर्वर को रिलीज पैकेट सेंड करती है कि क्योंकि मशीन प्रॉपर शटडाउन हो रही है, इसका मतलब वो IP अब यूज़ नहीं होगा, तो वो DHCP सर्वर को बताती भी जाती है कि मैं अब ये IP फर्दर यूज़ नहीं कर रही, इसको तुम न्यू क्लाइंट को असाइन कर सकते हो। तो DHCP अपने पास अवेलेबल की रेंज में ले आता है कि ये IP मैं दोबारा से रीअसाइन कर सकता हूँ किसी दूसरी मशीन को। तो केस तब भी है अगर आपने मशीन को प्रॉपर शटडाउन किया या मैनुअली कमांड दी। लेकिन अगर मशीन आपके नेटवर्क में चल रही थी, लाइक वायरलेस क्लाइंट था, एकदम आप नेटवर्क से बाहर निकल गए या आपने एकदम वाईफाई डिसेबल कर दिया, आप कंपनी के अंदर से वाईफाई यूज़ कर रहे थे, अचानक कंपनी से बाहर चले गए, वहाँ पे वाईफाई की रेंज नहीं आ रही थी, तो उस केस में रिलीज़ पैकेट नहीं होगा। उस केस में DHCP के पास वो IP पड़ा रहेगा रिजर्व, जब तक उसका लीज टाइम डिफाइन है बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ का। तो लीज टाइम को भी देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैसेज टाइप क्या आ रहा है, डिस्कवर आ रहा है। आगे ट्रांजैक्शन ID है, देखिए रेफरेंस ID आ रही है। ठीक है, ये ऑफ़र की आ रही है आपके पास। ठीक है, मैसेज टाइप की आ रही है ऑफ़र। तीसरी मैसेज टाइप की आ रही है रिक्वेस्ट। मैसेज टाइप की आ रही है एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए सोर्स एड्रेस की आ रही है, मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। शुरू में जो पहला पैकेट गया, क्लाइंट के पास अपना IP कोई नहीं था, 00, इसका मतलब क्लाइंट का कोई IP नहीं है। उसने रिक्वेस्ट कहाँ पे की, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर 255 के ऊपर। प्रोटोकॉल कौन सा, DHCP। तो ये जब ये रिक्वेस्ट चली गई, ये डिस्कवर हो गया DHCP सर्वर। जब डिस्कवर हुआ तो DHCP सर्वर ने अपने IP से रिप्लाई किया। इस टाइम मेरे DHCP सर्वर का IP है 192.168.1.1। DHCP ने किस पे की, फिर ब्रॉडकास्ट की, फिर क्लाइंट ने क्या की, रिक्वेस्ट की। देखिए IP असाइन नहीं हुआ क्लाइंट को, अभी भी 00 ही आ रहा है। उसके बाद क्या होगी, DHCP सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट कर दी। एक्नॉलेजमेंट में क्या है, DHCP ने अपना IP सेंड किया, ब्रॉडकास्ट किया, क्लाइंट को IP बता दी। तो इस पैकेट को मैं एक्सपेंड करके देखता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सोर्स एड्रेस क्या आ रहा है DHCP सर्वर का, ये डेस्टिनेशन की आ रही है यहाँ पे
255, इसका मतलब डीएससीपी सर्वर ने ब्रॉडकास्ट करके आईपी एड्रेस असाइन किया है। तो इस पैकेट के अंदर से मैं ये भी पकड़ सकता हूँ डीएससीपी ने क्लाइंट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया होगा। अभी मुझे नहीं पता क्या असाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्नोलिजमेंट मैसेज टाइप की एक्नोलिजमेंट है, ट्रांजैक्शन आईडी है। तो इसको एक्सपेंड करें थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आ रहा है, योर आईपी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि डीएससीपी सर्वर को उसने 1.22 वाला आईपी एड्रेस असाइन किया है, ठीक है। ये क्लाइंट का हार्डवेयर एड्रेस आ गया, वहाँ पे आके मैक एड्रेस देखेंगे तो मैक एड्रेस भी आ रहा होगा उस मशीन का। इसके अलावा अगर फर्दर कन्फिग्रेशन आपने असाइन की होगी, यहाँ पे आपके पास वो भी आ रहेगी कि लीज टाइम भी आ रहा है। देखिए लीज टाइम कितना आपके पास, इतनी देर से इतनी देर तक, ये 8 दिन के लिए मशीन अपने पास आईपी एड्रेस मैक्सिमम रख सकती है। इसके अलावा अगर गेटवे आपने असाइन किया, यहाँ पे जैसे राउटर का एड्रेस वहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि 1.1.1 गेटवे असाइन कर दो, वो भी उसने असाइन कर दिया। मैंने डीएनएस सफिक्स डिफाइन किया हुआ है, डोमेन नेम, इसको आगे डिटेल से देखेंगे जब डीएनएस पढ़ेंगे कि डोमेन नेम test.com असाइन कर दो क्लाइंट को। तो सारा का सारा यहाँ पे देखें इनक्रिप्टेड नहीं है बिल्कुल, आप ट्रैफिक कैप्चर करके देख सकते हैं यहाँ पे डीएससीपी सर्वर ने कौन सा आईपी साइन किया और कौन सी कम्युनिकेशन आपके पास हुई है। तो देखिए आईपी एड्रेस क्या आ रहा है यहाँ पे क्लाइंट का 1.22 जो पैकेट के अंदर आया है। गेटवे कौन सा आ रहा है, ये आ गया डीएससीपी सर्वर का अपना आईपी, ये आ गया। तो आप अपने तौर पर ये पकड़ के एनालाइज भी कर सकते हैं कौन कौन से पैकेट गए हैं, उसमें डाटा क्या क्या था, ठीक है। इतनी बात होगी क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी उमर भाई, मैं ना दोबारा जरा कॉल करते हैं, मैं अपना जो है ना वो रिफ्रेश कर रही। ठीक है, क्लाइंट को वही आईपी एड्रेस मिला है जो हमारे पैकेट में है। इसके अलावा डीएससीपी सर्वर पे जाके देखते हैं वो क्या बताता है उसने क्लाइंट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है। इसके यहाँ पे रिफ्रेश में दोबारा करूँ अगर, तो वहाँ पे देखिए पैकेट दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएंगे, दो हो गए, क्योंकि मैंने दोबारा रिलीज़ नहीं किया था। इसने उसने बताया कि अब इसने डिस्कवर 2 ऑफर 2 रिक्वेस्ट 2 एक्नोलिजमेंट 2 रिलीज़, मैंने वहाँ से 2 दफ़ा रिलीज़ की कमांड दी थी। तो क्लाइंट ने डीएससीपी को बताया कि मैं आईपी एड्रेस क्या कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लोज़ किया, यहाँ पे स्कोप की ऑप्शन को एक्सपेंड करें, यहाँ पे एड्रेस लीसीज आ रहा है। एड्रेस लीज में क्या आ रहा है, 30-PC है होस्ट नेम है इस मशीन का, उसने इसको आईपी एड्रेस ये वाला असाइन किया है, ठीक है। पैकेट के थ्रू भी देख लिया हमने, मैनुअली टीसीपी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन पे भी देख लिया, अपना डीएससीपी सर्वर के अंदर भी आके देख लिया क्लाइंट को 1.22 वाला आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। अब ये जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है ये कितनी देर के लिए है, ये बात जरा समझनी है, ठीक है थोड़ी सी। डीएससीपी परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता। लाइक आपने 255 या 254 आईपी एड्रेस का पूल डिफाइन किया हुआ है, तो 255 यूज़र्स ने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट्स ने आके डीएससीपी ने उनको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। जब असाइन किया वो परमानेंट असाइन नहीं हुआ कि एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की उसको डीएससीपी ने दिया कि वो अब उसको असाइन कर दिया डीएससीपी ने, उसके अपने पास कोई टाइम सेव नहीं किया कि कितनी देर के लिए वो अपने पास रखेगा ये आईपी। तो परमानेंट असाइनमेंट नहीं होती डीएससीपी ने, क्योंकि अगर परमानेंट डीएससीपी असाइनमेंट करना शुरू हो जाए तो अगर 255 रिक्वेस्ट रही आपके नेटवर्क पे डीएससीपी सर्वर के पास, तो 255 का पूल था, 255 का पूरा पूल क्लाइंट्स को असाइन हो गया। उसके बाद डीएससीपी के पास कोई अपना रेंज में कोई फ्री आईपी पड़ा ही नहीं हुआ। तो अगर कोई नया क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है आके, तो उसको तो डीएससीपी आईपी एड्रेस असाइन ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि डीएससीपी के मुताबिक इसने सारे आईपी एड्रेस असाइन कर दी हैं। लेकिन अगर डीएससीपी स्पेसिफिक टाइम के लिए देगा, लाइक 6 दिन या 8 दिन, बाय डिफ़ॉल्ट लीज टाइम 8 दिन का आ रहा होता है, 8 डेज़ के लिए उसने दिया। अगर 8 डेज़ के बाद डीएससीपी क्लाइंट डीएससीपी सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं करता, तो डीएससीपी वो आईपी दोबारा से अपने पास अवेलेबल रेंज में ले आता है कि ये आईपी ये दोबारा से असाइन कर सकता है किसी न्यू क्लाइंट को। तो बाय डिफ़ॉल्ट लीज टाइम आपको पता है जब कन्फिग्रेशन में कर रहा था 8 डेज़ आ रहा था। तो लीज टाइम का बेनिफिट क्या होता है ये थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। और लीज टाइम होता क्या है, यहाँ पे स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ लीज पीरियड क्या है। दिस डिफाइन द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ डीएससीपी सर्वर असाइन एन आईपी एड्रेस टू अ डीएससीपी क्लाइंट, कि मैक्सिमम कितनी देर के लिए क्लाइंट अपने पास आईपी एड्रेस रखेगा जो उसने डीएससीपी सर्वर से गेट किया है। तो मिनिमम जो रेंज हम सेट कर सकते हैं वो 1 मिनट से लेके 990 डेज तक सेट कर सकते हैं, कि वो 1 मिनट के बाद क्या होगा, डीएससीपी आईपी समझेगा, अगर मशीन कॉन्टैक्ट नहीं करती क्लाइंट मशीन उसे, वो समझेगा कि मशीन नेटवर्क पे नहीं है, डीएससीपी उसको अवेलेबल स्टेट में ले आएगा उस आईपी एड्रेस को। तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर जो विंडोज सर्वर का डीएससीपी सर्वर है बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ है। लीज टाइम अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर देना लीज टाइम का मतलब क्या है कि डीएससीपी ने परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन कर दी है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, इसका डिसएडवांटेज जाके बताता हूँ। तो नीचे वाली ऑप्शन इस लाइन पे हमने डिस्कस करनी है बेसिकली, ये जो आ रही है क्लाइंट आईपी एड्रेस इज री न्यू एट 50% ऑफ लीज ड्यूरेशन, इस लाइन को समझना है आपने। लाइक एक क्लाइंट आया
उसने DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट की, आपके DHCP सर्वर पे ऊपर लीज ड्यूरेशन स्पेसिफाई था 8 डेज़ का, तो DHCP सर्वर ने उसको 8 दिन के लिए IP एड्रेस क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब DHCP में लीज री नहीं होती है, लीज रीन्यू कब होगी, वो जब भी जो भी लीज टाइम आपने डिफाइन किया हुआ है, लीज पीरियड का जब भी 50% गुजरेगा, 50% पे क्लाइंट DHCP सर्वर को दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी लीज रीन्यू कर दो। लीज रीन्यू कर दो का मतलब क्या है, लाइक 8 दिन थे, 8 दिन का 50% क्या होगा, 4 दिन। 4 दिन के बाद DHCP क्लाइंट खुद ही DHCP सर्वर के पास जाएगा, इसको भी अभी कैप्चर करके देखते हैं, ठीक है। DHCP क्लाइंट खुद ही DHCP सर्वर के पास जाएगा और कहेगा मेरी लीज रीन्यू कर दो। लीज रीन्यू का मतलब क्या है कि मैं अभी अलाइव हूँ नेटवर्क के ऊपर, मेरा लीज टाइम 50% हो गया, मुझे इसे दोबारा से क्या कर दो, 8 दिन कर दो। DHCP क्या करेगा, उसका 4 दिन का टाइम रह गया हुआ था, 50% पे हो गया था, DHCP सर्वर दोबारा से उसका लीज को रीन्यू कर देगा, दोबारा से टाइम 8 डेज कर देगा, प्लस अगर DHCP सर्वर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है वो भी पुश कर देगा। कोई नई ऑप्शन हमने डिफाइन की है, गेटवे का एड्रेस चेंज कर दिया है, या नया DNS सर्वर प्राइमरी था पहले स्केंडरी, एक और DNS सर्वर वहाँ पे डिफाइन कर दिया, या डोमेन नेम हमने वहाँ पे डिफाइन की, या स्टैटिक राउट कोई ऐड किए, DNS में जो चेंज आई है, प्लस वो चेंज भी क्लाइंट की तरफ क्या करेगा, रीन्यूअल पे पुश करेगा। एक तो वो है ना कि DHCP ने स्टार्ट से ही IP लेना, अभी डोरा का प्रोसेस चलना है, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक जितनी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड थी DHCP के ऊपर वो ऑटोमेटिक पुश हो देंगी। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स का क्या होगा जो DHCP से लीज लेके जा चुके हैं और उसके बाद आपने DHCP सर्वर पे कोई चेंजेस की हैं, तो वो क्लाइंट की तरफ वो ऑटोमेटिक पुश नहीं होती। लाइक DHCP सर्वर, DHCP क्लाइंट DHCP से IP ले गया, 8 दिन का क्या था लीज टाइम था, आपने तीसरे दिन जाके गेटवे का एड्रेस चेंज कर दिया अपने राउटर का, या DNS में कोई नया पैरामीटर, नई ऑप्शन डिफाइन की सर्वर ऑप्शन या स्कोप ऑप्शन में जाके, अब वो ऑटोमेटिक पुश नहीं होगी क्लाइंट की तरफ। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि DHCP के अंदर जब भी चेंज करे वो क्लाइंट को ऑटोमेटिक नई कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दे, हमेशा क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्लाइंट कब रिक्वेस्ट करेगा, लीज पीरियड के 50% होने पे, जब भी 50% होगा DHCP क्लाइंट DHCP सर्वर के पास जाएगा, लीज पीरियड उसका एक्सटेंड हो जाएगा, प्लस जो चेंजेस है वो ले आएगा। इसकी लैब करके देखते हैं अभी, ठीक है। अगर 50% पे अज्यूम करें DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल से मुराद क्या है, 4 दिन के बाद DHCP क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, लीज पीरियड क्या था उसका, 8 डेज का 50% हुआ, 4 दिन के बाद DHCP क्लाइंट ने DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट की कि मेरी लीज रीन्यू कर दो, और DHCP सर्वर उस टाइम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट था या उसकी सर्विस स्टॉप थी या कम्युनिकेशन ना हो पाई, तो 50% के बाद क्या होगा, तो 50% के बाद अगर DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है और क्लाइंट ने नई कॉन्फ़िगरेशन या लीज रीन्यू करवानी है अपनी DHCP सर्वर से, तो वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा लीज पीरियड के 87.5% पे, ऑलमोस्ट 87% समझे। जब भी लीज पीरियड का 87% गुजरेगा, DHCP क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर को मेरी लीज रीन्यू कर दो, प्लस जो चेंजेस हमारे पास हैं, जो नई कॉन्फ़िगरेशन ऐड हुई है वो भी मुझे पुश कर दो, ठीक है। 87% पे अगर DHCP सर्वर अवेलेबल है, वो कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी, क्लाइंट की लीज जो है वो रीन्यू हो जाएगी। अब ऐसा एज्यूम करें 87% पे भी लीज पीरियड के उमर DHCP भाई सर्वर, हाँ जी 50% पे तो आके वो मतलब सपोज कर रहे हैं कि DHCP सर्वर अवेलेबल है और 50% पे आके उसने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने और उसको हाँ फिर, रिन्यू हो गया हाँ वो लीज फिर पीरियड। तो हो गया, हम अभी एज्यूम करें अवेलेबल अगर नहीं था, लेट्स यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50% पे अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर कंटिन्यूअसली 50% से लेकर 87% तक रिक्वेस्ट भेजता जाएगा। नहीं 50% पे अवेलेबल अगर नहीं था ना, फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेगा जब लीज पीरियड का 87% कंप्लीट होगा। पहली रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई है 50% हाँ पे। पहली रिक्वेस्ट 50% पे फेल्ड होगी, DHCP नहीं था, दोबारा रिक्वेस्ट करेगा 87% पे, ठीक है ना। ठीक है। अब ज्यूम करें 87% पे एप्पल तो अवेलेबल था, लीज री नहीं हो जाएगी आपकी, लेकिन इधर भी फिर ज्यूम करें 87% पे भी DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं था नेटवर्क में, अब क्या होगा, अब 87% के बाद DHCP क्लाइंट कंटिन्यूस नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यूसली DHCP सर्वर को फाइंड करेगा कि मेरी लीज क्या करो, रीन्यू करो रीन्यू करो रीन्यू करो, कंटिन्यूसली वो हर थोड़ी देर के बाद, ऑलमोस्ट मेरा अराउंड मेरा 1 मिनट होता है टाइम टिपिकली, वो हर थोड़ी देर के बाद DHCP सर्वर जब 100% हो जाएगा तब तक क्या करता रहेगा, रीन्यू की रिक्वेस्ट करता रहेगा DHCP को। अगर 100% टाइम गुजर जाता है लीज पीरियड
और तब भी DHCP सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आता, DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है और लीज पीरियड 100% एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद क्लाइंट ऑटोमेटिकली अपना IP एड्रेस रिलीज कर देगा और नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की? लीज का बेनिफिट क्या है कि लीज रीन्यू का बेनिफिट ये है कि टाइम एक्सटेंड हो, क्योंकि वो मशीन तो नेटवर्क पे थी ना, 24/7 अवेलेबल होती है, ऑनलाइन है वो मशीन, तो जाहिर सी बात है उसकी लीज रीन्यू होनी चाहिए। और एक बात याद रखनी, लीज रीन्यू में क्लाइंट का IP एड्रेस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बात यही समझते हैं कि रीन्यू का मतलब है DHCP कोई नया IP देगा, रीन्यू में जो IP पहले था वही रहता है, उसी आईपी की उसी आईपी का लीज ड्यूरेशन एक्सपेंड होगा। लाइक पहले आईपी मिला लीज 192.168। ड्यूरेशन, जी जी, लीज ड्यूरेशन ये लीज ड्यूरेशन की बात हो रही ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में क्योंकि मैंने देखा ना, जिसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लो, कहता है जी आईपी भी चेंज हो जाएगा, रीन्यू का मतलब है DHCP आईपी भी चेंज कर दे, टाइम भी नया दे दे, तो ऐसा नहीं है, आईपी वही रहेगा, प्लस वो 4 दिन थे वो 8 दिन 8 डेज दोबारा से कर देगा, और जो नई चेंजेस आई हैं वो पुश कर देगा क्लाइंट की तरफ, असाइन कर देगा। तो इसी को इसका याद रखना। मतलब है उमर भाई, इसका मतलब है, हाँ जी, इसका मतलब है कि DHCP सर्वर के लिए लास्ट नहीं है कि वो हर वक्त ऑन रहे। बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल 8 दिन का हमने टाइम रखा है तो 8 के 8 दिन वो ऑन रहे, सर, DHCP नेटवर्क पे वरना होता है। चौथे दिन या छठे दिन के बाद जब वो मतलब वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देगा छठे सातवें दिन के बाद। हाँ जी, तो जब उसका 8 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो अपना IP रिलीज कर हाँ, देगा, अगर DHCP और उसको नहीं DHCP मिलता, सर्वर उसको मिलेगा नहीं। बिल्कुल वो आईपी छोड़ देगा अगर क्लाइंट उसको अपना। DHCP सर्वर नहीं मिलेगा तो वो IP छोड़ देगा। बिल्कुल, छोड़ने का सबसे बड़ा ठीक है, डिसएडवांटेज मशीन नेटवर्क से उतर गई है आपकी, ठीक है। ऐसा भी है कि एग्जैक्टली। आपकी मशीन्स में DHCP सर्वर बंद हो गया, आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं, DHCP सर्वर बंद हो गया, ऐसा पॉसिबल है DHCP सर्वर बंद है और 2-3 घंटे बाद 3 घंटे तक आपको कोई कंप्लेन नहीं आई कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा, क्यों? हो सकता है उस ड्यूरेशन में अगले 2 घंटों में किसी नए बंदे ने मशीन कनेक्ट ही ना की हो नेटवर्क से, नया बंदा तो कनेक्ट करेगा, वो तो उसी टाइम आपको कंप्लेन कर देगा, उसको IP मिलेगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरेगा, आपको कंप्लेन आना शुरू हो जाएंगी, क्यों? जब लीज री नहीं हुई, DHCP अवेलेबल नहीं था, 87% के बाद वो फिर भी अवेलेबल नहीं था, मशीन ने अपना IP रिलीज़ कर दिया, ठीक है, तो आपको कंप्लेन आना शुरू हो जाएंगे, क्यों? आपका DHCP सर्वर बंद है, ठीक है। तो DHCP सर्वर यही है आपके नेटवर्क में 24/7 वो अवेलेबल रहे, ऑनलाइन स्टेट में हो, क्योंकि कोई भी नया बंदा आ रहा है, वाईफाई कनेक्ट कर रहा है, लैपटॉप कनेक्ट कर रहा है, डेस्कटॉप मशीन कनेक्ट कर रहा है, मशीन उसने ऑन की है, तो DHCP से IP मिलेगा। अगर जिन मशीन के पास पहले से IP है, ऐसा नहीं है उनको इशू नहीं आएगा, उनको भी कुछ टाइम के बाद इशू आना शुरू हो जाएगा, कब? जब लीज पीरियड उनका एक्सपायर हो जाएगा, लीज पीरियड एक्सपायर होने पर IP रिलीज हो जाएगा आपका, और दोबारा रीन्यू की रिक्वेस्ट जानी है DHCP को, और DHCP फिर अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है कि 87% पे इसने दोबारा रिक्वेस्ट की, 87% के बाद वो क्या कर रहा है? आफ्टर 87.5% क्लाइंट एंड टू ट्राई कॉन्टैक्ट विद सेकेंडरी DHCP सर्वर बाय ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। तो 80 से पहली बात तो ये देखनी, 50% जब पूरा हुआ तो क्लाइंट डायरेक्ट DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, क्यों? क्लाइंट के पास तो यूनिकास्ट एड्रेस था और उसको DHCP सर्वर का भी पता था जिसे उसने IP गेट किया था, तो वो अपने ही DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है लीज रीन्यू के लिए। अगर 50% पे उसका DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं था तो वो 87% पे दोबारा क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है अपने ही DHCP सर्वर को कि मेरी लीज रीन्यू करो। लेकिन 87 के बाद वो क्या करे नेटवर्क में? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा कि नेटवर्क में अगर कोई और DHCP सर्वर भी पड़ा हुआ है जिसने मुझे लीज नहीं दी थी, इसके अलावा कोई और भी पड़ा हुआ है, तो वो DHCP सर्वर मेरी लीज को रीन्यू करे। तो वो कॉन्टैक्ट कर रहा होता है क्लाइंट, कोई दूसरा DHCP सर्वर उसको नेटवर्क में मिल जाए। अगर दूसरा DHCP भी नहीं मिलता, फिर 100% पे रिलीज हो जाएगी IP, और IP जब रिलीज होगा तो कहाँ पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली? DHCP अवेलेबल नहीं है अपीपा पे 169.254 की रेंज में, वो ऑटोमेटिक मशीन अगर विंडोज़ की अपने आप को सेल्फ जनरेट IP एड्रेस असाइन कर लेगी, वो कंटिन्यूस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दी है और DHCP सर्वर को फाइंड कर दी है। और एडवांटेज ऑफ लीज का एडवांटेज क्या है? क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन नेटवर्क स्ट्रक्चर, कि आपके नेटवर्क में कोई चेंजेस आई, DHCP सर्वर पे चेंजेस की, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी? तब पुश होंगी लीज के रीन्यू पे। अगर लीज रीन्यू हम ना करवाएं तो DHCP में हमने जो चेंजेस किया हो तो क्लाइंट की तरफ पुश ही नहीं हो सकती। तो आप पुश नहीं होगी तो दूसरा तरीका क्या होगा? आपको अल्टरनेट ये होगा कि वहाँ पे रिलीज रीन्यू की कमांड मैनुअली हर क्लाइंट पे आके चलानी पड़ेगी। तो ऑटो रिलीज रीन्यू का बेनिफिट यही है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्लाइंट की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी। इसकी थोड़ा सा जाके इसकी लैब करके देखते हैं लीज रीन्यू किस तरह करनी है। लीज रीन्यू के दो तरीके हैं, एक ये मैनुअली लीज को क्या करें आप रीन्यू करवाएं,
दूसरा क्या है जो आपको मैंने बताया अभी 50% पे ये ऑटोमेटिक होगी, नहीं तो 87% पे उसके बाद कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट। तो मैनुअली लीज को मैं क्या करता हूँ, रीन्यू करके देखता हूँ। तो इस मशीन को आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो इस टाइम इसकी लीज क्या आ रही है, लीज ऑब्टेन इस टाइम पे, एक्सपायर कब कब होगी, इस टाइम पे। यहाँ पे टाइम नोट करें, 9, 13 और 21 सेकंड, इतने बड़े लीज क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। मैं लीज रीन्यू करता हूँ, लीज रीन्यू करने पे मैंने कहा कि आईपी एड्रेस ये रहेगा। आप ये देखना, ये टाइमर पे क्या आएगा, चेंज आएगा। लीज ऑब्टेन के टाइम भी चेंज हो जाएगा, लीज रीन्यू का टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस डीएचसीपी सर्वर पे अगर कोई कन्फिग्रेशन चेंज हुई है वो भी डीएचसीपी पे आ जाएगी। लाइक गेटवे का एड्रेस सिस्टम किया है 111 वाला है, मैं वहाँ पे गेटवे का एड्रेस जाके चेंज कर देता हूँ। देखें हमारा गेटवे का एड्रेस चेंज होगा। गेटवे का एड्रेस चेंज का मतलब क्या है, वहाँ से नई कन्फिग्रेशन यहाँ पे आई है। या डीएनएस का, लाइक डीएनएस का एड्रेस ऐड नहीं है, मैं डीएनएस का एड्रेस ऐड कर देता हूँ। और प्लस मेरे पास यहाँ पे टाइमर चेंज हो गए, लीज दोबारा से रीन्यू हो जाएगी। तो मैं डीएचसीपी सर्वर पे जाता हूँ, डीएनएस सर्वर वहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्लाइंट पे आके मैनुअली लीज को रीन्यू करेंगे। तो यहाँ पे स्कोप ऑप्शंस में आ जाए आप, कन्फिगर ऑप्शन की, यहाँ पे डीएनएस सर्वर का एड्रेस मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। मैं डीएचसीपी सर्वर का ये डीएनएस का एड्रेस ये ऐड कर रहा हूँ, वही फाइंड कार्ड है डीएनएस रन कार्ड है कि नहीं, वर्किंग कार्ड है कि नहीं इस आईपी के ऊपर। तो फिलहाल डीएनएस सर्वर नहीं चल रहा हमारे नेटवर्क में, इसे फाइंड करने तो मुझसे ऐड करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो क्लाइंट के ऊपर ऑटोमेटिक ये अपडेट नहीं होगा। अपडेट कब होगा, जब क्लाइंट ऑटो रीन्यूअल लीज रीन्यूअल की रिक्वेस्ट सेंड करेगा या एडमिनिस्ट्रेटर सेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये डीएचसीपी को मैं ऐड कर लेता हूँ, सॉरी डीएनएस को। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा देख लें, वहाँ पे हालांकि मैंने कन्फिग्रेशन चेंज की है। मैं डिटेल में रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई वो चेंजेस, डीएनएस का एड्रेस ऐड नहीं हुआ। और यहाँ पे 9:13:20 पे लीज एक्सपायर हो रही है। और ये देखिए टाइमर भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, IP कॉन्फिग स्लैश रीन्यू, रिलीज़ करने पे क्या होगा, डोरा का प्रोसेस दोबारा चलेगा। लेकिन इस टाइम तो IP मेरे पास है, मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ रीलीज रीन्यू हो। तो उसके लिए सिंपल कमांड है, रिलीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल IP कॉन्फिग स्लैश रीन्यू कर दें। रीन्यू करने पे इसके ऊपर चेंजेस आएंगी, चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी, प्लस टाइमर इसके पास इंक्रीज़ हो जाएगा दोबारा से इसका लीज टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टाइम ये आ रहा है, मैं क्लोज करके दोबारा से डिटेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, टाइम चेंज हो गया, 13 मिनट पहले आ रहा था, अब 35 मिनट्स पे चला गया, 35 मिनट्स पे। और यहाँ पे देखिए डीएनएस का एड्रेस भी इसको असाइन हो गया है। अगर लीज रीन्यू ना होती ऑटो या मैनुअली तो क्लाइंट के ऊपर कन्फिग्रेशन रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब इसको क्या करते हैं, अब ये है कि लीज रीन्यूअल का प्रोसेस क्या होता है। लीज रीन्यूअल में सिर्फ और सिर्फ 2 पैकेट्स आपके पास जाते हैं, जिस तरह डोरा का प्रोसेस चलता है 4 पैकेट्स होते हैं। डीएससीपी लीज के अंदर जब भी लीज रीन्यू करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 पैकेट्स होंगे। कौन से, डीएससीपी रिक्वेस्ट और जीएससीपी एक्नोलेजमेंट। डीएससीपी रिक्वेस्ट में क्या जाता है कि मेरा ये आईपी है, लीज रीन्यू कर दो, प्लस अगर कोई कन्फिग्रेशन चेंज हुई है वो रिफ्लेक्ट कर दो। इस केस में यूनिकास्ट होगी, यूनिकास्ट की होगी क्योंकि क्लाइंट को डीएससीपी सर्वर का पता था ना, और डीएससीपी क्लाइंट के पास भी आईपी था, दोनों के पास यूनिकास्ट आईपी है। तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों डायरेक्ट यूनिकास्ट कर सकते हैं। लीज रीन्यू में यूनिकास्ट होती है, यूनिकास्ट के थ्रू आईपी रीन्यू होता है। जैसे ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं यहाँ पे, हाउ द हाउ डीएससीपी लीज रीन्यूअल प्रोसेस वर्क्स। तो उसमें देखे 2 पैकेट्स है सिर्फ और सिर्फ। डीएससीपी क्लाइंट सेंड्स अ डीएससीपी रिक्वेस्ट पैकेट, कब सेंड करेगा, 50% पे टाइमर आ रहा है डीएससीपी क्लाइंट्स पे। ये आ रहा है 50% ऑफ लीज ड्यूरेशन हैज़ एक्सपायर्ड। जब 50% एक्सपायर हो गया, क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, डीएससीपी सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट उसको दे दी। ठीक है, किसको सेंड करेगा, जिससे इसने लीज ली थी 50%, 87% पे भी उसे सेंड करेगा। लेकिन अगर 87% पे अवेलेबल नहीं है फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। लाइक पहले डीएससीपी 1 से लिया था, ये ऑफ था, तो 2 अगर अवेलेबल हुआ 2 उसकी लीज को रीन्यू कर देगा। तो इसको कैप्चर करके देखते हैं, दोबारा से रीन्यू मैं करूँगा, देखेंगे कितने पैकेट्स हमारे पास आते हैं। इसको दोबारा से क्लोज करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओपन करवाता हूँ विंडो को, सेव नहीं करवाना हमने इसको। इंटरफेस सेलेक्ट है मेरे पास इंटरनल, न्यू कैप्चर टैप कर लिया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया कैप्चरिंग। यहाँ पे आके मैं दोबारा से रीन्यू किया, रीन्यू पे दोबारा टाइम इसका एक्सटेंड हो जाएगा इस क्लाइंट का।
और अगर ये बात याद रखनी है, एक मशीन आई आपके नेटवर्क पे, उसने आईपी गेट कर लिया, आईपी गेट होने के बाद वो मशीन नेटवर्क से अचानक डिस्कनेक्ट हो गई, एक दो घंटे बाद या एक दो मिनट बाद, तो डीएससीपी सर्वर के पास वो आईपी पड़ा रहेगा। तो ऑटोमेटिकली डीएससीपी सर्वर के बाद जब 50% पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की रीन्यू की, और 87% पे भी रिक्वेस्ट नहीं की, तो डीएससीपी समझ जाएगा ये मशीन नेटवर्क पे नहीं है। तो 8 दिन के बाद डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिकली उस आईपी एड्रेस को फ्री में ले आएगा, अवेलेबल आईपी एड्रेस की रेंज में। ठीक है, तो लीज रीन्यू हो चुकी है। यहाँ से क्या किया मैंने, इसको पोज किया, डीएससीपी को फिल्टर कर ले यहाँ से। तो यहाँ पे दो पैकेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हुई है आपके पास, ब्रॉडकास्ट होगी, सोर्स में क्या आ रहा है, सी साइफन पीसी। ठीक है, डीएनएस नेम आ रहा है इसका। यहाँ पे सोर्स आईपी देखेंगे तो आईपी भी बता देगा आपको। डीएनएस नेम नेट बायो से बेसिकली ये है। और भाई ब्रॉडकास्ट तो नहीं हो रही है? नहीं, मैंने अभी बताया है। इसमें डीएससीपी क्लाइंट को तो डीएससीपी सर्वर का पता था। ठीक है, जब दोनों के पास यूनिकास्ट आईपी है तो यूनिकास्ट ही होगी, ये यूनिकास्ट हो रही है। ब्रॉडकास्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या आता है डेस्टिनेशन एड्रेस पे 255। यहाँ पे क्लाइंट हो रही है यूनिकास्ट हो रही है। सोर्स में क्या आया, क्लाइंट का आईपी, डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, डीएससीपी सर्वर का आईपी। मैसेज आईपी आ रही है आपके पास रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट की है इन दी फॉर्म ऑफ यूनिकास्ट, सॉरी इन द फॉर्म यूनिकास्ट रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ने। क्यों, दोनों के बाद यूनिकास्ट आईपी है तो ब्रॉडकास्ट का तुक ही नहीं बनता वो ब्रॉडकास्ट करे नेटवर्क पे। जब यूनिकास्ट हुई, इसने रिक्वेस्ट की, डीएससीपी सर्वर ने क्या कर दिया, क्लाइंट को रिप्लाई किया, एक्नॉलेजमेंट दे दी। तो यहाँ पे आप अगर कोई चेंजेस है आपकी, तो यहाँ पे चेंजेस आप कैप्चर करके देख सकते हैं। प्लस नई कन्फिग्रेशन क्लाइंट की क्या किया, व्यू लीज टाइम किया आपका, डीएससीपी सर्वर ने लीज टाइम क्या दिया उसको। तो ये भी इंटरव्यू में या टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। लीज रीन्यू में कितने पैकेट होते हैं, दो पैकेट होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, यूनिकास्ट फॉर्म में। कौन कौन से पैकेट होते हैं, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। डोरा में चारों थे, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। उसमें जो नीचे वाले दो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज टाइप वो होती है, और यूनिकास्ट की फॉर्म में है। रीन्यूअल केस में चाहे वो मैनुअल रीन्यूअल हो चाहे वो ऑटो रीन्यूअल हो, 87% पे, 87% के बाद ब्रॉडकास्ट होगी आपकी, ये भी बात याद रखनी है। लीज रीन्यूअल में अगर 87% गुजर गया, उसके बाद तो ब्रॉडकास्ट से लीज रीन्यूअल ब्रॉडकास्ट से होगी उस टाइम। ठीक हो गया, यूनिकास्ट से होगी 87% तक, 87.7% तक। उसके बाद ब्रॉडकास्ट से लीज रीन्यू होगी आपकी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। बेनिफिट लीज रिन्यूअल का ये है कि क्लाइंट को नई कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट हो जाए, और अगर वो मशीन नेटवर्क पे है उसका आईपी चेंज ना हो। अगर एक मशीन आपकी नेटवर्क में 3 महीने के लिए ऑनलाइन है और उसने डीएससीपी सर्वर से आईपी गेट किया हुआ है, तो पॉसिबल है तो उसकी मशीन का 3 के 3 महीने या 1 साल तक, इवन कि वो ऑनलाइन है 24/7, 1 साल के लिए डीएससीपी सर्वर उसका आईपी सेम रखेगा। क्यों, वो बार बार हर 50% पे जाके लीज रीन्यू करवा रही है, हर 50% पे लीज रीन्यू करवा रही है। ठीक है, और ये कन्फिग्रेशन कमाकर लीज मैनुअल किस तरह रीन्यू करनी है। रिलीज से क्या होगा, आईपी रिलीज हो जाएगा, रीन्यू से लीज किया होगी, रीन्यू होगी। मोस्टली ट्रबल शूटिंग में कमांड्स यूज़ होती हैं। अगर कोई मशीन डीएससीपी सर्वर से आईपी गेट नहीं कर रही तो उसे फोर्स करते हैं कि डीएससीपी सर्वर अपना आईपी भी रिलीज़ करो, डीएससीपी सर्वर से रीन्यू करे। रिलीज़ के केस में एक चीज़ देखनी है आपने, अगर आप रिलीज़ करते हैं आईपी को, हाँ जी, रिलीज में तो आईपी भी रिलीज कर देगा ना। वही मैं बताने लगा, अभी आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज़ करेंगे ना, तो रिलीज़ में आपका आईपी एड्रेस रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद जब आप रीन्यू करते हैं तो पहले जो आपको डीएसपी सर्वर से आईपी मिला होगा, चांस है कि आपको पहले वाला आईपी ना मिले, आईपी चेंज हो सकता है रिलीज़ के केस में। क्योंकि डीएसपी सर्वर ने आईपी रिलीज़ किया, उतनी देर में डीएसपी के पास कोई किसी और क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट आई हुई थी, जो आईपी आपने रिलीज़ किया, डीएसपी ने वो आईपी किसी और मशीन को दे दिया। जितनी देर में आपने रीन्यू किया वो आईपी डीएसपी सर्वर के पास अवेलेबल नहीं था, तो आपको डीएसपी कोई और आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो ये बात नहीं याद रखनी कि जी उमर ने ये कहा था कि जी जब भी रीन्यू करोगे आईपी एड्रेस आपका सेम रहेगा। अगर आपने रिलीज़ की कमांड पहले दे दी फिर रीन्यू की कमांड दी तो चांस है आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए। ठीक है, रिलीज़ रीन्यू के केस में चेंज हो सकता है, सिंपल रीन्यू के केस में चेंज नहीं होगा। हाँ जी, मैं चार्जर लगा लूँ, मेरा बैटरी का। ठीक है, ठीक है। तो ये कमांड्स याद कर लेनी है आपने। आईपी कॉन्फिग स्लैश आल करें तो इसे सारी की सारी कन्फिग्रेशन दिखा देगा, टीसीपी आईपी कन्फिग्रेशन, डीएससीपी सर्वर से क्या क्या साइन हुआ है। ठीक है, डिटेल्स में बता देगा, जितने इंटरफेस से सबकी दिखा देगा। रिलीज़ करेंगे आपको पता आईपी रिलीज़ कर देगा। आईपी रिलीज़ करने पे डीएससीपी सर्वर को ये पैकेट और सेंड होता है कि मैं आईपी रिलीज़ कर रहा हूँ। रिलीज़ के पैकेट कब सेंड होगा डीएससीपी को, एक ये है कि आप जब मैनुअली
ये कमांड देंगे। दूसरा कि आपने मशीन प्रॉपर शट डाउन की, ठीक है, दो केसेस ये हैं, या मशीन आपने प्रॉपर शट डाउन की, ऑटोमेटिक रिलीज़ की कमांड चलती है, फिर मशीन शट डाउन होती है, ठीक है। आपने माई कंप्यूटर इधर जाते हैं स्टार्ट में, शट डाउन किया, शट डाउन करने पे रिलीज़ की कमांड चलेगी, रिलीज़ की कमांड चलने पे डीएचसीपी को पता लगेगा कि आईपी फ्री है अब, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगी। तो डीएचसीपी सर्वर पे मैं आ रहा हूँ। और भाई हाँ इसका मतलब है कि ये रिलीज और रीन्यू का जो सा पैकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या पैकेट्स कह लें, क्वांटिटी ऑफ पैकेट्स कह लें, वो डिपेंड करती है हमारे ऑपरेशन पे। अगर हम शट डाउन कर रहे हैं तो और होगी, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमांड लाइन के थ्रू तो और होगी। नहीं नहीं, आप सेंड करेंगे ना, अगर रिलीज़ की आपने मशीन शट डाउन की तो ऑटोमेटिक डीएचसीपी को एक, मैंने अभी तो 4 पैकेट्स बताए हैं ना, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, इसके अलावा डीएचसीपी रिलीज़ का एक पैकेट होता है, मैसेज टाइप होती है डीएचसीपी रिलीज़, यहाँ पे जाके आ नहीं रही थी, डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स में करें, यहाँ पे अगर मैं रिलीज़ की कमांड देता हूँ, यहाँ पे रिलीज़ 2 आ रहा है, मैं यहाँ पे रिलीज़ करूँगा, ये रिलीज़ यहाँ पे 3 आ जाएंगे। आप शट डाउन करेंगे तब भी रिलीज़ पैकेट वही होगा, मैनुअली कमांड देंगे तब भी रिलीज़ पैकेट टाइप वही होगी मैसेज की। एक ही पैकेट होता है इसका? एक ही पैकेट होता है सिर्फ और सिर्फ, और रिप्लाई में एक्नॉलेजमेंट भी आती है, ठीक है। रिप्लाई में एक्नॉलेजमेंट भी आती है, ठीक है। रिलीज़ का एक पैकेट है, जिस तरह डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट ने रिलीज़ किया उसने साथ इसको क्या कर दी, एक्नॉलेजमेंट कर दी, ठीक है, ठीक है। इनको आगे जाके बताऊंगा। ये नैक की आपके पास डिक्लाइन की है, ठीक है, ये ट्रबल शूटिंग में काम आएंगे ये वाले पैकेट्स आपके, इनकेस कन्फ्लिक्ट आ रहा हो। टोटल 2 पैकेट हो गए ना रिलीज के, फिर एक रिक्वेस्ट के और एक्नॉलेज के। रिलीज़ के पैकेट, या जब आपने कमांड दी ना, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी डीएचसीपी सर्वर को, वो जो रिक्वेस्ट गई है उसे रिलीज़ कहते हैं, वो एक ही पैकेट होगा। हाँ, उसका जब रिप्लाई आएगा डीएचसीपी सर्वर से क्लाइंट को, वो अलहदा पैकेट है, उसको मेरा नैक कहते हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रही है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या हुआ था, आईपी मिल गया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या है, आईपी ने रिलीज़ कर दिया, डीएचसीपी सर्वर ने इसको एक्नॉलेज कर दिया, ठीक हो गया। ये कमांड्स याद कर लेनी है आपने, ट्रबल शूटिंग में काम आ गई। सम टाइम डीएचसीपी को मैनुअली आईपी नहीं गेट करा, यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक हो गया क्लाइंट की, तो क्लाइंट को फोर्सफुली करेंगे डीएचसीपी सर्वर से आईपी गेट करे, रिलीज रीन्यू करके, तो रीन्यूअल मैसेज अच्छा फ्लो क्या। भाई, हाँ जी, अगर ये स्टैटिक आईपी दिया हुआ है तो ये रिलीज नहीं करेंगे नहीं तो नहीं चलेगा। ये मैं यही चीज़ अच्छा क्वेश्चन किया। इस इस मशीन के ऊपर मैं आऊँगा। कितने नेटवर्क अडॉप्टर लगे हुए हैं, सिर्फ 3 नेटवर्क अडॉप्टर हैं। इस नेटवर्क अडॉप्टर के ऊपर क्या है, स्टैटिक आईपी मिला हुआ है। मैं रिलीज़ रीन्यू करूँगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो ट्राई करेगा रिलीज़ करने की, वो देखेगा इसके ऊपर तो आईपी डीएचसीपी से मिला ही नहीं हुआ। रिलीज़ रीन्यू कमांड सपोर्टेड है डीएचसीपी क्योंकि सर्वर के साथ। प्रायोरिटी नहीं, रिलीज़ रीन्यू करेंगे, तीनों इंटरफेसिस पे ट्राई होगा रिलीज़ रीन्यू का, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे अच्छा चलेगी नहीं कमांड, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर इस पे इनेबल ही नहीं है इस इंटरफेस पे। अगर तो मैं रिलीज़ करता, मैं तो खुद डिस्कनेक्ट हो रहा था, इस इंटरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इस आईपी पे से कनेक्ट हूँ। ये देखो आरडीपी मैंने इस आईपी से किया हुआ है, यहाँ पे मैं रिलीज़ कर रहा था तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्यों, रिलीज़ की कमांड इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रही थी। क्यों, इसके ऊपर डीएचसीपी इनेबल क्या आ रहा है, नो आ रहा है। स्टैटिक आईपी दिया हुआ है आपने, जिस इंटरफेस के ऊपर डीएचसीपी इनेबल होगा उसके ऊपर रिलीज़ की कमांड इफेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे ये था, इसके ऊपर डीएचसीपी सर्वर अवेल ऑटो किया हुआ था मैंने, इनेबल है, इनेबल का मतलब ऑटोमेटिक कन्फिग्रेशन की हुई है आपने, मैनुअल नहीं दी हुई। तो इसके ऊपर रिलीज़ जब हुआ तो यहाँ इस इंटरफेस पे आईपी मिल रहा है। अगर इस मशीन पे भी डीएचसीपी इनेबल किया होता मैंने, तो इसके ऊपर भी डीएचसीपी से आईपी मिल जाना था अगर रीचेबल होता है इस इंटरफेस पे। ये वैसे एक्सटर्नल इंटरफेस है मेरा, वीएम मेरी इंटरनल पे चल रही है, इस इंटरफेस पे आईपी मिलना ही नहीं था अच्छा, ये डीएचसीपी से। यहाँ पे हमारे चाहे 8 वो इंटरफेसेस हो, वाईफाई भी हो, इंटरनेट भी हो, सब पे ट्राई तो होगी। सब पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा बिल्कुल रिलीज। बिल्कुल बिल्कुल, सब इंटरफेस ही से रिक्वेस्ट निकलेगी डीएचसीपी सर्वर के लिए। इस इंटरफेस से भी निकलेगी रिक्वेस्ट, इस इंटरफेस से भी निकलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ये इंटरफेस एक अलहदा नेटवर्क पे कनेक्ट है आपका, ये इंटरफेस एक अलहदा सबनेट के साथ कनेक्ट है, ये अलहदा स्विच में जा रहा है, अलहदा स्विच में जा रहा है, तो दोनों नेटवर्क्स में आपकी जाके डीएचसीपी की ब्रॉडकास्ट जाएगी, पर इंटरफेस है, ठीक हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू देखते हैं, रीन्यूअल का प्रोसेस क्या होता है। तो सर्वर ए है, सर्वर बी है, हमारे पास 2 ये क्लाइंट है सेंटर में। डीएचसीपी ने क्या की, रिक्वेस्ट की, डीएचसीपी क्लाइंट ने क्या की, रिक्वेस्ट की, डीएचसीपी रिक्वेस्ट पैकेट, क्लाइंट यूनिकास्ट रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू यूजिंग आईपी एड्रेस।
यूनिकास्ट करता है कि वो वही आईपी एड्रेस क्या करे, कंटिन्यू यूज़ करे। किसको? डीएचसीपी सर्वर को, बी को। क्यों? उसने डीएचसीपी सर्वर बी से आईपी एड्रेस पहले गेट किया हुआ था। तो ये डीएचसीपी सर्वर बी को ही क्या करेगा, लीज रीन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो डीएचसीपी सर्वर ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट कर दी इसको। डीएचसीपी सर्वर इस केस में ज्यूम करें अवेलेबल है। अब कन्फिग्रेशन क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर सपोज करें 50% गुजर गया, उसके बाद क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल था तो लीज रीन्यू हो गई है। आगे क्या होता है देखिए, अगर अवेलेबल नहीं था क्लाइंट क्लाइंट ने क्या की, रिक्वेस्ट की, सर्वर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है सेंटर में, इसका मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर्वर अवेलेबल नहीं है। तो क्लाइंट क्या करेगा, 87% पे भी अवेलेबल नहीं था, क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट कर दी 87% के बाद। तो उसके बाद क्या होगा, दोनों सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गई। क्लाइंट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू यूजिंग आईपी एड्रेस। तो डीएचसीपी बी तो अवेलेबल नहीं था, ए अवेलेबल था। ए क्या करेगा, इसकी कन्फिग्रेशन ए लीज को रीन्यू कर देगा। सर्वर एक्नॉलेज रिक्वेस्ट एंड अपडेट लीज। ठीक हो गया। इस केस में लीज रीन्यू कब हुई है, नीचे वाले केस में, ब्रॉडकास्ट की केस में ब्रॉडकास्ट हुई है नीचे वाले केस में। ऊपर वाले केस में डीएचसीपी अवेलेबल था तो यूनिकास्ट हो रही है। तो लीज रीन्यूअल में दो केस हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी हो सकती है, यूनिकास्ट भी। अगर टाइमली फैशन के अंदर अंदर हो जाए तो क्या यूनिकास्ट है, अदरवाइज ब्रॉडकास्ट से लीज रीन्यू होगी, प्रोवाइडेड के डीएचसीपी अवेलेबल हो आपके नेटवर्क पे। हाँ जी। जो जब सर्वर अवेलेबल नहीं था, जो लास्ट हमारा स्टेप गया, सर्वर एक्नॉलेजेस रिक्वेस्ट एंड अपडेटेड लीज। हाँ, ये वो था कि सर्वर अवेलेबल था। नीचे वाले सिनेरियो में हम ले रहे हैं 87% जब गुजर गया ना, 87% के बाद क्या हुआ, क्लाइंट ने कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दी। ये संभाले, ये जो आ रहा है ना, बेसिकली इसके अंदर मुझे लिखना चाहिए था ऊपर 50% और 87%। 87% पे भी अवेलेबल नहीं था। अब 87% के बाद क्या किया क्लाइंट ने, इधर भी रिक्वेस्ट भेजी है, इधर भी भेजी ब्रॉडकास्ट है। शुरू कर दिया। हाँ, ब्रॉडकास्ट भेजी है तो सर्वर बी अवेलेबल नहीं था, सर्वर ए अवेलेबल था। सर्वर ए ने क्या कर दी, इसकी कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर दी है। कन्फिग्रेशन ठीक हो कंप्लीट का गया, मतलब ठीक हो गया। रीन्यू कर दी है। इसके अंदर एक और स्लाइड में और ऐड कर सकता था कि जी ये दोनों ब्रॉडकास्ट भी की, ब्रॉडकास्ट के बाद भी ये वाला जो रेड लाइन आ रही है एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से भी नहीं आई, तो फिर क्या होना था, लीज एक्सपायर हो जानी थी क्लाइंट की 100% के बाद। ठीक है, ये 100% से पहले पहले क्या हुआ, डीएससीपी मिल गया उसको अपने नेटवर्क में, सेकेंडरी डीएससीपी। तो रीन्यूअल मैसेज फ्लो था ये। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो हमने देख लिया था स्कोप के अंदर एड्रेस लीजीज में वो एड्रेसेस आ रहे होते हैं जो डीएससीपी ने लीज पे दिए हैं। अगर यहाँ से मैं एक एड्रेस डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट का मतलब क्या है, मैंने डीएससीपी को कहा ये आईपी तुम असाइन कर सकते हो दूसरी मशीन को। ये सबसे बड़ी गलती है अगर आप यहाँ से आईपी एड्रेस डिलीट करते हैं। जहाँ पे आईपी एड्रेस जब भी डिलीट करना है उससे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि ये आईपी मेरे नेटवर्क पे असाइन तो नहीं है। क्योंकि यहाँ से डिलीट करने पे मैं यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क सेटिंग में, यहाँ पे रिलीज़ नहीं होता ऑटोमेटिक, ये आईपी अभी भी असाइन है इस मशीन को। डिलीट्स का मतलब क्या है, जो भी आईपी एड्रेस लीज में होंगे ना इस विंडो के अंदर, डीएचसीपी वो दोबारा असाइन नहीं करता मशीन को। जब आप डिलीट कर देंगे वो कहाँ पे आ जाएगा, पूल के अंदर आ जाएगा। पूल में वो अवेलेबल आईपीज़ में आ जाएगा। तो डीएचसीपी दोबारा से कोई नई मशीन रिक्वेस्ट करती है उसको लीजीज में असाइन कर देगा। लीजीज में असाइन कर देगा तो वो आईपी पहले से किसी मशीन को भी असाइन था, आपने भी असाइन कर दिया, तो कन्फ्लिक्ट आ गया ना नेटवर्क पे, आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा आपके नेटवर्क में। दोनों मशीन नेटवर्क पे क्या होगी, डिस्कनेक्ट हो सकती हैं, कम्युनिकेशन में इशू आ जाएगा आपके। तो यहाँ से आईपी तब ली से डिलीट करना है आपने जब आपको ये कंफर्म हो कि नेटवर्क में ये आईपी किसी मशीन पे असाइन नहीं है। वो कंफर्म कैसे होगा, आप पिंग वगैरह करके देख लें उसको, किसी पोर्ट पे टेलनेट करके देख लें, तो अब आपको कंफर्म होगा वो आईपी असाइन नहीं है। फिर आप यहाँ से आके डिलीट कर सकते हैं। रिजर्वेशन देख लें यहाँ पे, मैं फ़िलहाल यहाँ पे रीन्यू करता हूँ ताकि मेरा आईपी वो वहाँ पे दोबारा से आ जाए। मेरी एक चीज़ दिखानी है आपको। रिजर्वेशन में क्या होता है, सम टाइम होता है आप चाहते हैं किसी मशीन का आईपी एड्रेस चेंज ही ना हो, ठीक है, तो आप उसको रिजर्वेशन में ऐड कर सकते हैं। रिजर्वेशन किस बेस पे, कि जब भी किसी एक मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आए उसको ये वाला आईपी एड्रेस असाइन करो, यानी कि आईपी रिजर्व कर रहे हो आप किस बेसिस पे, मैक एड्रेस की बेस पे, मैक एड्रेस के अगेंस्ट, कि जब भी इस मैक से रिक्वेस्ट आए इसको ये वाला आईपी एड्रेस आपने असाइन करना है डीएचसीपी सर्वर। उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। आपने लाइक उस आईपी के ऊपर ज़्यादा बैंडविड्थ असाइन करनी है, उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट करनी है, आपने कोई मॉनिटरिंग करनी है उसके ऊपर, आप चाहते हैं सर्वर का आईपी चेंज ना हो, जब भी डीएचसीपी से मिले इस मशीन का आईपी ये रहे, तो आईपी रिजर्व कर सकते हैं। न्यू रिजर्वेशन पे गए, आप रिजर्वेशन नेम दे दें, यहाँ पे आईपी एड्रेस डिफाइन कर दें, यहाँ पे उस मशीन का मैक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है।
ये बोथ में आ रहा है, DHCP बूट भी, हम तो DHCP पर हैं। बूट भी होता है कि अगर डिस्कलेस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, उनको IP एड्रेस असाइन करना है तो वो भी DHCP के थ्रू असाइन कर सकते हैं, वो बूट पी का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन आपको उस पर कभी मैंने शायद ही कहीं पे मौका मिले बूट पी पे काम करने का, नॉर्मली DHCP सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे IP एड्रेस डिफाइन कर दें, यहाँ पे मैक एड्रेस आ जाएगा, वो रिजर्व हो जाएगा। एक दो तरीके हैं रिजर्वेशन ऐड करने के, एक जो मैं भी बता रहा हूँ न्यू रिजर्वेशन ऐड करवा दे, दूसरा तरीका क्या, लीजीज में ही एक IP मिला हुआ था उस मशीन को, आप चाहते हैं यही IP C-PC जब भी रिक्वेस्ट करे उसको कौन सा IP मिले, ऐड टू रिजर्वेशन कर दें। कहता है रिजर्वेशन क्या होगी, सक्सेसफुली मैं रिजर्वेशन में आता हूँ तो ये IP यहाँ पे ऐड होगी। अब क्या होगा, ये वाली मशीन मेरी जब भी DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी उसको हमेशा कौन सा IP मिलेगा, ये वाला। तो आपको अपनी मशीन का IP एड्रेस याद हो गया कि मेरी मशीन का IP एड्रेस ये रहना। अगर आप DHCP पे भी आए हैं तो आपको ये कंफर्म होगा कि DHCP पे जब भी रिक्वेस्ट जाएगी मेरी मशीन को यही IP मिलना है, तो आप हमेशा नेटवर्क उस मशीन के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं अपनी रिमोटली। रिजर्वेशन क्लियर हो गया आपका। दो तरीके हैं, एक लीजीज में जाके आप ऐड कर लें, और ये जो इसके ऊपर ये साइन आ गए ये देखें, इसका मतलब कि ये रिजर्वेशन में है। लीज एक्सपायरेशन की आ रही है, ये भी देख लें, रिजर्वेशन में आ रही है इसकी। ठीक है, कि जब भी DHCP IP साइन करेगा, बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई क्लाइंट DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, DHCP सर्वर पहले रिजर्वेशन में देखते हैं कि इसका IP इस मैक एड्रेस से जो रिक्वेस्ट ये वो रिजर्व तो नहीं किया गया। अगर तो रिजर्व किया गया वो असाइन कर देगा, अगर वो रिजर्व नहीं था रिजर्व लिस्ट में तो फिर पूल में से कोई फ्री IP जो पड़ा हुआ है वो असाइन कर देगा। ठीक है, स्कोप क्लियर हो गया आपको। स्कोप पे भी मैंने डिस्कस करनी है। पूल में का भी पता आपको, पूल डिफाइन की है। एक्सक्लूजन एज अगर आपने नहीं ऐड करनी है, लाइक एक मशीन थी उस पर आपने IP एड्रेस दे दिया 192.168.1.99 दे दिया आपने, और वो रेंज कहाँ से थी, इस पूल के अंदर से, और वो IP आपने मशीन के ऊपर स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर दिया। अब DHCP सर्वर को तो नहीं पता 1.99 वाला किसी मशीन के ऊपर स्टैटिकली असाइन है, तो DHCP समझेगा वो अवेलेबल में है। तो DHCP जब 1.19 किसी दूसरी मशीन को असाइन कर देगा वो कन्फ्लिक्ट आ देगा, बिल्कुल कन्फ्लिक्ट आ गया। तो उसके लिए बेहतर कि आप एक्सक्लूजन करवा दें उस IP की। कौन सा IP 192.168.1. क्यों मैं इसकी एक्सक्लूजन करवा रहा हूँ, मैंने अपने नेटवर्क में किसी मशीन के ऊपर स्टैटिक असाइन कर दिया। अब DHCP ये IP असाइन ही नहीं करेगा किसी मशीन को, तो ये IP एक्सक्लूड हो गया इस रेंज में से। क्यों, ये IP एड्रेस मैंने स्टैटिकली किसी दूसरी मशीन पर असाइन किया हुआ है। ठीक है, एक्सक्लूजन रेंज कन्फिगर क्लियर होगी, लीजीज क्लियर होगी आपके पास, रिजर्वेशन क्लियर होगी। स्कोप ऑप्शन ये बात समझनी है यहाँ पे। पॉलिसीज़ को आने वाले कल या परसों के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। भाई हाँ जी, अगर क्लाइंट कोई स्टैटिक IP दे देता है DHCP से लिए बगैर, तो ये DHCP चेक नहीं करेगा नहीं नेटवर्क पे? नहीं, DHCP को क्या पता वो IP मिला हुआ है, DHCP को क्या पता। क्लाइंट पे DHCP डिसेबल हो जाता। मैं बताता हूँ, जब भी आपने एक IP मशीन को स्टैटिक असाइन कर दिया आपने किसी मशीन पे, और वो DHCP की रेंज में से था, और DHCP सर्वर ने वही IP असाइन कर दिया जो आपने स्टैटिक दिया हुआ था, तो क्या होता है, जैसे ही DHCP सर्वर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, ऐसे ही है ना। DHCP सर्वर ब्रॉडकास्ट करेगा और चौथे पैकेट में ऑफर पैकेट सेंड करता है। ऑफर पैकेट में क्या करता है, IP बताता है कि मैं ये वाला IP एड्रेस असाइन करूँगा, अभी पैकेट के थ्रू हमने पकड़ के देखा है। जब वो दूसरे पैकेट में वो ऑफर करता है, मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा किया। ये नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक क्लाइंट है जिस पे आपने IP एड्रेस कौन सा दे दिया, स्टैटिक असाइन कर दिया आपने 192.168.1.99, ये IP एड्रेस आपने स्टैटिक असाइन किया हुआ है। और DHCP की रेंज क्या थी हमारे पास यहाँ पे 192.168.1. फॉर एग्जांपल 10 से लेके या 11 से लेके 100 तक थी, ये DHCP की रेंज है। यहाँ पे मैं DHCP सर्वर लगा रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया DHCP आ गया। अब यहाँ पे क्या है, DHCP क्लाइंट है, ऊपर वाला DHCP क्लाइंट नहीं था, ये स्टैटिक दिया हुआ था आपने। यहाँ पे एक मशीन हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क में, ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। ये क्या आपके पास DHCP क्लाइंट है यही। अब DHCP सर्वर ने जब ऑफर किया कौन सा पैकेट, फॉर एग्जांपल ये DHCP सर्वर समझा ये पैकेट क्या था, अवेलेबल था, DHCP सर्वर ने ऑफर कर दिया। अब ये ऑफर इसके पास भी गई ना, ऑफर किस फॉर्म में करता है सर, ब्रॉडकास्ट की फॉर्म में, ऑफर इसके पास भी गई, दोनों के पास चलेगी। अब इसने क्या किया, इसके पास वो रिक्वेस्ट पैकेट आया ना, इसने कहा अच्छा यार ये जो ऑफर आई है ये IP तो मेरे पास, ये तो मेरा IP है। सॉरी यहाँ पे मैंने 12 लिख दी, ये 10 है, ठीक है।
ये 192 है यहाँ पे, 19 है बीच में, 192.168.1.99। तो DHCP ने जब ऑफर किया 1.99 वाला IP एड्रेस असाइन कर दिया। वो रिक्वेस्ट जब इस मशीन के पास भी आई तो इसने फ़ौरन DHCP सर्वर को क्या बताया, फ़ौरन बताया भाई ये जो तुम IP जो ऑफर कर रहे हो ये तो मुझे स्टैटिक मिला है, तो ये IP ऑफर ना करो, तो तुम इसको दोबारा ऑफर सेंड करो। ये DHCP सर्वर दोबारा इसको क्या करेगा, ऑफर सेंड करेगा ये IP चेंज करके। लेकिन ये हो सकता है ये मशीन क्या थी उस वक्त, रिसोर्स इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, ये मशीन स्टक थी, ये मशीन किसी भी इशू की वजह से क्या किया, या ये मशीन VPN पे थी, ये अपने लोकल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट थी, तो ये मशीन इसको डिप्लाई ना कर सकी। तो इस केस में क्या हुआ, DHCP सर्वर को ये मैसेज सेंड नहीं हुआ कि IP नेटवर्क में किसी और मशीन को असाइन है, तो DHCP ने इस मशीन को भी क्या कर दिया, असाइन कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये मशीन नेटवर्क पे आती है तो दोनों मशीनों का आपस में क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, दोनों मशीनें नेटवर्क पे उतर जाएंगी आपकी, क्योंकि दोनों का IP सेम आ गया नेटवर्क पे, दोनों मशीनों का यूनिक का IP सेम नहीं हो सकता, IP कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो DHCP जब भी IP ऑफर करेगा ना, अगर वो IP नेटवर्क में किसी दूसरी मशीन को असाइन है, वो फ़ौरन DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर देती है कि ये IP जो तुमने ऑफर किया है मुझे असाइन, अपनी ऑफर चेंज करो। और बेसिकली मैं आगे जाके यही पैकेट बताने थे, आपने पूछ लिए तो बता दिए इस टाइम। डिस्प्ले स्टैटिक्स में जाए ना, वो यही आपके पास आ रहे होते हैं यहाँ पे, डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन वाले मैसेज आ रहे थे, ऑफर वाले जो आ रहे हैं वो कहता है कि डिक्लाइन करो अपनी ऑफर को। ये लोग यहाँ से पैकेज सेंड करते हैं, वो उसकी ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, कोई और ऑफर सेंड कर दो, DHCP कोई और नई IP सेंड करता है, लेकिन बताया फिर भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये विंडोज़ की, ये लाइनिक्स की मशीन थी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल कहीं नहीं पड़ा। लाइनिक्स की जो मशीन है ना, लाइनिक्स की है, ये लाइनिक्स की मशीन है, मैक की मशीन है, अगर इसके ऊपर आपने IP स्टैटिक दिया हुआ तो ये DHCP को, अगर ब्रॉडकास्ट इसके पास आती है, ये DHCP को वो इन्फॉर्म नहीं करेगी जाके कि IP मुझे साइन है। इवन कि अगर मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ है, एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास, ठीक है, ये iPhone है, और आपने वही IP स्टैटिक मशीन पे दिया हुआ, तो DHCP अगर इसको साइन करेगा इस मशीन को, तो वो साइन कर देगा। अगर क्योंकि जो नेटवर्क पे दूसरी मशीन थी आईफोन या लिनक्स वगैरह, वो DHCP को इन्फॉर्म नहीं करती, IP मेरे पास पड़ा हुआ है, विंडोज़ की मशीन कर देती है, तो उस केस में भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है तो आपके। भाई, हाँ जी, तो ठीक है, DHCP हम क्योंकि हम विंडोज सर्वर का ही पढ़ रहे हैं, तो मतलब उसी की सर्वर और क्लाइंट की सिर्फ विंडोज मशीन होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, DHCP दैट क्लाइंट में, मेक्स हाँ सेंस। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं पॉसिबल है लाइनक्स मशीन भी एंड्रॉइड मेरा सेंड एक करते हो। क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा, ठीक वो है ये तो। था कि जब हमने स्टैटिक आईपी दिया हुआ 192.168.99 वाला, हाँ जी, और DHCP पे दूसरा लगा हुआ राइट वाला, ठीक है, जब दोनों का 99 वाला लेट्स सपोज नेटवर्क से बंद था या किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सका DHCP को, हाँ जी, नई लेकिन मशीन वो को मिलेगा। डायरेक्ट गेटवे से वो होके जाता था, डायरेक्ट गेटवे पे उसका था, उसके बाद DHCP से कोई ताल्लुक नहीं था, किसका गेटवे पे था? 99 वाले का। ये जो मशीन है, एक मिनट ना क्लियर करते हैं। अच्छा आप बताओ मैं आगे। ये कहना चाह रहा था कि ये ये जो 99 वाली मशीन है, हाँ ये जी, डायरेक्ट गेटवे को रीच करती है। बिल्कुल डायरेक्ट गेटवे को ही करेगी ना। गेटवे को कब जो करेगी यार, दूसरी पहली मशीन है बात, वो DHCP, यार जो DHCP से आईपी। यार पहली बात समझ बस लो। क्वेश्चन खत्म होने लगा, मेरा क्वेश्चन खत्म होने लगा। मैं बताया ना मेरा वो। क्वेश्चन ये था कि मैं क्योंकि इस पे स्टैटिक आईपी है और उस पे DHCP है, DHCP वाले पे कंफ्लिक्ट आ जाएगा, स्टैटिक वाले प्रायोरिटी की वजह से चलेगा नहीं, मतलब उसका नेटवर्क डाउन नहीं होगा। किसका नेटवर्क डाउन नहीं हो गई यार, जिस ये मशीन को बाद में आईपी 99 वाले मिले, का। जिस मशीन को बाद में आईपी मिलेगा ना उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ रहेगा, प्लस जिस मशीन के ऊपर पहले था आईपी उसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहेगा। तो दोनों की कम्युनिकेशन क्या हो रही होगी, पीछे आर पे चल रहा होगा, आर में क्या हो रहा होगा, मैक एड्रेस की रेजोल्यूशन हो रही होगी, और बार बार एंट्री चेंज हो रही होगी कि ये वाला आईपी पे जाना इस मैक पे जाओ, इस आईपी पे जाना इस मैक पे जाओ। स्विच क्या करेगा, मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा आपकी, कभी एक मशीन पे रिक्वेस्ट भेजेगा, कभी दूसरी मशीन पे। पॉसिबल है कि यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है आपकी, इसका भी आईपी क्या मिल गया 99 ने, स्विचिंग नहीं ना पड़ी यार, इसलिए क्वेश्चन किया आपने। अब जब स्विच के पास रिक्वेस्ट आई, उसने कहा कि इस आईपी पे जाना है, इस आईपी पे जाना है, स्विच ने क्या करनी है, आर्प करनी है। आर्प से क्या होना है, मैक एड्रेस की रेजोल्यूशन होनी है। कभी स्विच को कौन सा मैक मिलेगा, इस मशीन का, कभी इस मशीन का। जब आप कम्युनिकेशन कर रही होगी यहाँ पे तीसरी पड़ी हुई मशीन, तो कभी स्विच बता रहा होगा इस मैक, इस मशीन का मैक, कभी इस मशीन का मैक, तो कभी रिक्वेस्ट इधर जाएगी, कभी इधर रिक्वेस्ट जाएगी। तो दोनों मशीन पे क्या आ गया कॉन्फ्लिक्ट। आप इस मशीन से कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद आपकी मशीन पे मैक आना शुरू हो गया इस मशीन का, तो रिक्वेस्ट इधर जाना शुरू हो जाएगी, तो ठीक इसके है, ऊपर सर्विस ही नहीं चल रही है आपकी। तो कैसे कम्युनिकेशन करोगे आप। कॉन्फ्लिक्ट यही है ना, कभी रिक्वेस्ट इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी।
क्योंकि स्विच क्या कर रहा है, कभी मैक उसका बता रहा है, कभी उसका बता रहा है। स्विच ने तो फॉरवर्डिंग किस बेस पे करनी है, मैक की बेस पे। और स्विच ठीक को हो मैं गया, स्विच में मैक की बेस पे और कर रहा है। स्विच मैक कैसे डिस्कवर करता है, आईपी की बेसिस पे। ठीक है ना, आरप की है, आईपी की बेस पे आप मैक डिस्कवर कर रहे हैं। हम कहते हैं इथरनेट में कम्युनिकेशन होती है मैक की बेस पे, तो फिर आईपी की ज़रूरत क्यों है भाई। आईपी होगा तो मैक डिस्कवर होगा उसका। मैक आपके पास लॉजिकल एड्रेस होगा, आपने किसी कंपनी में जाना है, जब तक आपके पास उस कंपनी का फ़ोन नंबर नहीं है, आप फ़ोन नंबर पे कॉल करके उस कंपनी का फिजिकल एड्रेस पता ही नहीं कर सकते। तो मैक क्या फिजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस होगा तो आप फिजिकल एड्रेस पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आईपी एड्रेस इधर दो मशीनों का है, ठीक हो, और पीछे फिजिकल एड्रेस भी दो मशीनों का, तो कन्फ्लिक्ट आ गया ना आपके पास। मतलब स्विच लेवल पे ही कंफ्लिक्ट आ जाएगा, तो वो बिल्कुल कम्युनिकेशन की बिल्कुल, बात स्विच आती है। लेवल पे ही कन्फ्लिक्ट आ जाएगा आपके पास, तो दोनों मशीन कनेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगी आपकी। ठीक, ठीक हो गया। ठीक हो गई ये बात। थोड़े से जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे आपके, तो फिर ये पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको डेप्थ की चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, अपना थोड़ा सा बता दूँ एक्सपीरियंस। क्लाइंट था एक मेरा, ठीक है, उनके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन आ रही थी। इशू ये था, दो इंटरनेट की लाइन्स थी उनकी। ठीक है, दो आई, एक TW से आ रही थी, आपको पता होगा पाकिस्तान में दो ही मेन लाइन्स आ रही है, एक ट्रांसवर्ल्ड की, एक पाई की जो आ रही है। ठीक है, दो लाइन्स उन्होंने अपने ISP से ली हुई थी, दोनों मैंने टर्मिनेट की हुई थी डायरेक्ट स्विच के अंदर ही। नॉर्मली तो राउटर पे जाती है ना, लेकिन हमारे पास वो ईथरनेट केबल थी, पब्लिक IP मिले, इसको मैंने डायरेक्ट स्विच के अंदर टर्मिनेट की हुई थी। अब इशू क्या आता था, हर थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्शन, हर थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्शन। मैं चेक करता था, स्विच बिल्कुल ओके चेक चल रहा, हमने स्विच भी नया ला के चेंज कर दिया। बाद में इशू क्या आया, बड़ी दी तकरीबन, मैं तकरीबन 15-20 दिन मैल उसके ऊपर मैं करता रहा, पैकेट कैप्चर वगैरह करके देखे। फिर मेरे सेहन में आया यार, एकदम मेरे कंसेप्ट ज़रा मैंने क्लियर किए, दोबारा से स्विचिंग को मैंने एक दफ़ा स्टडी किया, मेरा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुआ। उसके बाद मैं स्विच के अंदर गया, मैंने देखा कि जो दो पोर्ट्स आ रही हैं ISP की, उन पोर्ट्स का मैक एड्रेस क्या आ रहा है उन इथरनेट केबल्स का पीछे से। मैंने देखा दोनों केबल से जो मैक एड्रेस मुझे मिल रहा था वो दोनों सेम थे। तो इशू क्या आ रहा था, कोई बंदा जाके इवन के सिंपल पेज भी खोलते थे वेब पेज का, तो स्विच में क्या था, स्विचिंग पर होगा आपको क्लियर, ये स्विच है। ठीक है, यहाँ पे दो ISP की केबल्स आ रही थी। अब यहाँ पे ISP की मैं ज्यूम कर रहा था दो डिवाइसेज हैं, इसका अपना मैक होगा, इसका अपना मैक होगा, यहाँ पे डिफरेंट मैक एड्रेस आ रहे होंगे, तो स्विचिंग तो फॉरवर्ड करता है मैक की बेस पे। इशू ये था इस पोर्ट का, इस पोर्ट आधे पे पैकेट एक तरफ से निकल जाते होंगे, आधे पैकेट दूसरी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे, तो इस पोर्ट का इस पोर्ट पे जो मैक आ रहा था वो सेम था। आर्प रेजोल्यूशन मेरी ठीक नहीं हो रही थी, समझ लगी, कभी रिक्वेस्ट यहाँ से जाती थी, थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट यहाँ चली जाती थी। ये इशू कैसे मैंने पकड़ा, मैंने ट्रेसट किया, मैं ट्रेसर करता, कभी रिक्वेस्ट मेरी इस गेटवे से जाती, कभी इसी रिक्वेस्ट इसी गेटवे से जाती। यहाँ पे हमारे नेटवर्क में एक राउटर और लगा हुआ था, मैं कि यार ये इशू कर सकते हैं, मैंने ये राउटर ख़त्म कर दिया, इस राउटर के ऊपर कन्फिग्रेशन थी, मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी मैं ट्रेसर करता जाया गया, कभी ट्रैफिक यहाँ से कभी यहाँ पे। मैंने स्विच की उनसे एक्सेल ली, स्विच के अंदर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मुझे पता लगा इनका मैक एड्रेस किया है सेम है। तो ISP से बात की, कहते जी हमारी बैकएंड पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, हमारी सेम डिवाइस, और वर्चुअल पोर्ट बैकएंड पे कहते सेम डिवाइस है हमारी, और सेम फिजिकल पोर्ट से हमने क्या की हुई है, आपको दो केबल्स प्रोवाइड की हैं, और पीछे लॉजिकल आप पढ़ोगे आगे जाके राउटिंग एडवांस लेवल पे आपको समझ लगेगी कि एक फिजिकल पोर्ट की हम को डिवीजन भी कर सकते हैं, हम उसकी बैंड भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बड़ा मैक एड्रेस पीछे से सेम मार सकते हैं, हम अपने एंड पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, सिंपल अपने नेटवर्क में एक नया राउटर लगाया, एक केबल मैंने लगा के इसके अंदर टर्मिनेट कर दी, दूसरी मेरी कहाँ पे गई, डायरेक्ट स्विच के अंदर। मेरा मसला हल हो गया। क्यों, राउटर ने फॉरवर्डिंग करनी है IP की बेस पे, इसको तो कम मैक से लेना देना ही कोई नहीं है। यहाँ पे मेरा स्विच ने फॉरवर्डिंग करनी है मैक एड्रेस की बेस पे। यहाँ पे रिक्वेस्ट आती थी, सीधी यहाँ पे स्विच से बाहर निकल जाती थी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता था क्योंकि एक ही पोर्ट का था। और जहाँ पे अब राउटर मैंने लगा दिया, अब इस पोर्ट पे तो राउटर का अपना मैक आ गया, आगे पढ़ोगे स्विच की इस पोर्ट पे राउटर का मैक बैठा हुआ है, और राउटर ने फॉरवर्डिंग करनी है, राउटर को नहीं पता मैक, राउटर ने देखना है तो सिंपल IP की बेस पे फॉरवर्डिंग कर देनी है, जो भी नेक्स्ट हो पाए यहाँ पे। यार समझ लगी है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात थी यार उसका उस टाइम से मैं उनका। समझ गया, मैं हाँ, समझ गया उसका। ठीक है, उनका मसला हल किया, उसके बाद बहुत ही स्टेबल उनका नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था, किसकी गेम थी, कॉन्सेप्ट की गेम थी, आपको भी आर्प का पता था, आर्प रेजोल्यूशन किया है। फिर उसके बाद मैंने रिवर्स आर्प भी होती है एक, रिवर्स आर्प को थोड़ा स्टडी किया डिटेल में जाके, फिर मुझे समझ लगी अच्छा यार ये बिल्कुल ये कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, मैंने उनके ISP से बात की, ISP का जो भी बंदा था नेटवर्क का, उसको भी ये पता ही नहीं था। कहते यार कैसी आप बात करते हो, ये है वो है। मैं क्या यार इसका दूसरा सोल्यूशन ये है, मैं VLANs बना लेता हूँ अपने अंदर। कहता हाँ आप VLANs बना लो, मेरे को VLANs बना के मेरी अंदर सिंगल सबनेट चल रहा है, मैं 3 VLANs बना दूँ, 3 सबनेट है, 2 ISP की लाइन के,
तीसरा मेरा लैन, 3 वीलेंस बना दो, फिर मुझे इंटर वीलन राउटिंग करवानी पड़ेगी। मैं कन्फिग्रेशन अपने एंड पे क्यों करूँ, अपने एंड पे करूँ। बड़ा वो बंदा टेक्निकली नहीं था, लेकिन नेटवर्क का बंदा, तो उसको समझ नहीं आई कि गड़बड़ क्या हो रही। कहता यार हमारी सेटिंग ऐसे ही चल रही है। मैंने कहा फिर बड़ी गंदी कन्फिग्रेशन आपने की हुई है अपने एंड पे। कहता हम तो सारे क्लाइंट्स को ऐसे देते हैं। मैं किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की। कहता किसी को कभी इशू आया ही नहीं। मैं कहा नॉर्मली कितनी लाइन देते हो? कहता नॉर्मली एक ही ISP क्लाइंट एक ही लाइन लेता है हमारे से। मैं कहा जिनको 2 लाइन देते हो ना आप, उनको लाजमी इशू आता होगा। हाँ, जिनको इशू नहीं आता होगा कि उनका भी ये होगा, अगर वो दोनों लाइन राउटर में टर्मिनेट कर रहे हैं और ISP की जो 2 लाइन्स आ रही है, अगर ये राउटर था फिर उनको इशू नहीं आएगा। इशू उन क्लाइंट्स को आएगा जिन्होंने स्विच पे टर्मिनेशन की हुई थी, क्योंकि स्विच ने मैक की बेस पे करनी है। बेसिकली यहाँ पे 2 वैन्स को आप कर रहे हैं ना, 2 वैन पोर्टों को आप मर्ज कर रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर, बिल्कुल करना चाह रहे हैं कह लें। बिल्कुल। वैन पोर्ट से टेक्निक बेसिकली होता ही है कि जितनी पीछे से आजकल जो लाइंस आ रही है ना इंटरनेट की ISP दिए हैं, वो पीछे से फाइबर आती है। ऐसे लगता है फाइबर का मीडिया जो ईथरनेट में कन्वर्ट करता है, यहाँ से ईथरनेट पोर्ट मिलती है। और क्लाइंट ये जो ईथरनेट पोर्ट है ना, ये देता है अपने क्लाइंट को, ये केबल हम अपने नेटवर्क में टर्मिनेट करते हैं। ये होती ईथरनेट पोर्ट है, पीछे से ये फाइबर होती ईथरनेट है। पे ही होती है। हाँ बिल्कुल, पीछे से फाइबर है सारी। यहाँ से पूरी पूरी ISP तक फाइबर जा रही है आगे, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा होता है, अभी इतनी पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुई, नए राउटर जो आ रहे हैं तो उनमें डायरेक्ट आपके पास फाइबर केबल आ रही आवाज है। कट रही है उमर भाई बहुत ज्यादा। तो नॉर्मली यही होता है कि पीछे से केबल आ रही है ईथरनेट। हाँ, आप फाइबर तब देता है ISP अगर आपके पास ऐसा राउटर पड़ा हुआ है जिसमें फाइबर एक केबल है। फाइबर केबल कब है अच्छा से देख एक्सपेंसिव चेक राउटर? करता हूँ। ठीक है, फाइबर केबल कब आएगी आपके पास? जब आपके पास लैन में जो राउटर पड़ा हुआ है वो भी फाइबर की पोर्ट को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया? स्क्रीन नहीं आ रही है आपको? स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो ये बात ऐसे ही क्लियर है। एक से पूछना ये हो। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे क्या रहते हैं स्लाइड्स पे, मेन टॉपिक पे अपने एक्सक्लूजन ए डिफाइन कर दिया आपने। डिस्प्ले स्टैटिक्स का मैंने बता दिया आपको कि डिस्कवर वगैरह कैसे देखने हो, क्लाइंट पे रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही। रेजर्वेशन का भी बता दिए कि मैक एड्रेस से जब भी रिक्वेस्ट आए उसको यही IP मिले। 2 तरीके हैं रेजर्वेशन ऐड करने के, एक न्यू, एक दूसरा वहाँ पे जाके मैक एड्रेस फिल्टरिंग। ये चीज़ देख लेते हैं, सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस में आया हुआ है सर्वर 2008 R2 में। प्रीवियस सर्वर में जाएंगे, सर्वर 2008 या विंडोज़ 2003 सर्वर में, उधर ये मैक फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं है विंडोज़ के DHCP सर्वर में। सर्वर 2008 किया हुआ है या 12 किया हुआ है आपने, तो उस पर मैक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। मैक फ़िल्टरिंग क्या उमर है? भाई हाँ जी। मुझे सर्वर्स का थोड़ा सा, या तो कोई पेज भेज देना या फिर कोई गाइडलाइन वगैरह के, मतलब डिफरेंस उनका, या फिर कोई वो यार अपग्रेडेशन। मुझे कोई आइडिया नहीं सर्वर साइड का 2008 या 2012 का। यार आप, ठीक हो गया। ठीक है रेजर्वेशन देख लिया हमने, मैक फ़िल्टर देखने लगे हम। मैक फ़िल्टर क्या है कि जब भी इस मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आए, लाइक ये DHCP आपने क्लाइंट का मैक एड्रेस देखना हो तो 2 तरीके हैं, एक IP config/all कर दें, दूसरा वही आप TCP IP कन्फिग्रेशन में जाएं। हाँ, वहाँ पे आपको मैक एड्रेस दिखा रहा होता है, फिजिकल एड्रेस के नाम से आ रहा होता है। मेरी मशीन तो स्लो है, जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ इंटरनल पे गए, IP config/all कर दें, जहाँ ये फिजिकल एड्रेस आ रहा है। तो जब भी मैं कहूँ इस मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आए तो DHCP IP एड्रेस असाइन ही ना करें। ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन है मैक फ़िल्टर के अंदर। पहली ऑप्शन क्या है, स्पेसिफिक मैक एड्रेस को ब्लॉक करना, कि जब भी इस मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आए इसको IP असाइन ही ना करो। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि जिनके मैक एड्रेसेस ऐड हों DHCP सर्वर के अंदर सिर्फ उन्हीं को IP मिले। अगर अलाउड लिस्ट के अलावा कोई मैक आता है उसको IP नहीं मिलेगा। DHCP मैक फ़िल्टर 2 तरह के, एक है स्पेसिफिक मैक को ब्लॉक करना, दूसरा सी एक अलाउड लिस्ट हम ऐड कर देते हैं मैक एड्रेसेस की। अगर उनमें से रिक्वेस्ट आती है DHCP IP एड्रेस असाइन कर देगा, अगर उनमें नहीं आती रिक्वेस्ट तो क्या करेगा, IP एड्रेस असाइन नहीं करेगा। इसी तरह जैसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं उसमें भी आप इसी तरह की ACL लगा सकते हैं कि इनको ब्लॉक करना है या इनको अलाउ करना है। TP-Link के बिल्कुल जो एंड यूज़र राउटर भी आ रहे हैं इवन के हज़ार रुपये वाले, उनमें भी मैक फ़िल्टर की ऑप्शन है। तो देखते हैं मैक फ़िल्टर को कैसे इनेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल आ रहा होता है आपके पास ना मैक फ़िल्टर। फ़िल्टर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक अलाउड एक डिनाई। ये रेड कलर का आइकॉन आ रहा है डाउनवर्ड, इसका मतलब है ये फ़िल्टर डिसेबल है इस टाइम। तो डिनाई का मतलब क्या है, इधर जो मैक ऐड होंगे इस विंडो के अंदर उनको IP मिलेगा ही नहीं। अलाउड इसका मतलब क्या है, इधर जो मैक ऐड हो गए उनको IP मिलेगा, इसके अलावा कोई और मैक आता है उसको IP नहीं मिलेगा। तो आप अलाउ का भी इनेबल करवा सकते हैं, पहले इनेबल करवाना पड़ता है फ़िल्टर, फिर
ठीक है, फिर वो चलेगा। तो इस वक्त मैंने डिनाई पे हम लैब करने लगे हैं। मैं इसको इनेबल करवाता हूँ, फ़िल्टर इनेबल हुआ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नया रूल, न्यू फ़िल्टर। तो मैं का टेस्ट किया, मैं इस मशीन का मैं का टेस्ट क्या करता हूँ, नोट करता हूँ और देखते हैं इसको मैं आई पी एड्रेस मिलता है कि नहीं DHCP से। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरफेस है, इंटरनल इंटरफेस का यहाँ से मैं मैक एड्रेस उठाता हूँ, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें DHCP से IP किस इंटरफेस में मिला हुआ है इसको। ठीक है, ये मिला हुआ है इसको IP एड्रेस, ठीक है। और इसका मैंने मैक एड्रेस लेना है, ये मेरे पास आगे फिजिकल एड्रेस, ठीक हो गया। कॉपी कर लिया मैंने। हाँ ये देखें, हाइपर-वी में जब भी कॉपी करना है ना आपने, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा नहीं होगा, ये देखें। ठीक है, ये उसके अंदर से वो कॉपी हुआ था वो पेस्ट हो रहा है। जो मैंने बाहर की विंडो से किया वो नहीं हो रहा मैक एड्रेस। तो उसके लिए क्लिपबोर्ड पे टाइप क्लिपबोर्ड टेक्स्ट करें यहाँ पे। तो मैक एड्रेस आ गया, डिस्क्रिप्शन की आ गई। मैंने कहा कि डी C-PC ब्लॉक, कि इस मशीन का क्या कर दो, IP ब्लॉक कर दो। ऐड कर दिया मैंने, ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो गया। अब ये मशीन जब भी DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी, मैं इसका IP रिलीज़ करता हूँ, फिर क्या करूँगा, रीन्यू करूँगा, तो इसको IP मिलेगा ही नहीं DHCP से। ये अच्छा कि आपके कंपनी में कोई बंदा आया या कोई एम्प्लॉय था, वो छोड़ गया, आप वो पर्सनल लैपटॉप यूज़ करता था, आपको डर है कि कंपनी में बाद में लैपटॉप या कंपनी के पास कहीं पे आके वाईफाई कनेक्ट करके नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना कर सके, तो आप उसका मैक अगर आपको पता है आप ब्लॉक करवा दें। यहाँ पे मैंने रिलीज़ किया। और भाई हाँ जी, मैक अगर वो वर्चुअल लैन से वो चेंज कर लेता है तो क्या है, फिर हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, रिलीज़ कर दिया मैंने। इसके बाद मैं रीन्यू करता हूँ। ठीक है, मतलब ये मशीन सिर्फ इस मैक से नहीं कनेक्ट हो रही, बिल्कुल। मतलब अगर आप इस पे दूसरा वो कर लेते हैं मैक एड्रेस हाँ, मैक एड्रेस चेंज कर लें किसी टूल से, वर्चुअल, आप मैक एड्रेस चेंज कर लें, नया लैन कार्ड लगा लें, वाईफाई अडाप्टर है वो चेंज कर लें। ठीक है, तो ये DHCP से मिल जाएगा ये? बिल्कुल मिल जाएगा। ये इसने तो सिर्फ मैक एड्रेस चेक करना है। ठीक है, मैक एड्रेस चेक करना है। अगर मैक मैक, एड्रेस लेवल का फीचर लगाया हुआ बस बिल्कुल ये। मैक एड्रेस लेवल का। सबसे बेस्ट सिक्योरिटी ये होती है कि ठीक आपकी हो गया। स्विच पे लगती है आपके पास 802 डॉट की सिक्योरिटी। आपकी जैसे ही लैन केबल आप प्लग करेंगे आपके नेटवर्क कार्ड पे, तो आपसे यूज़र पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया जाएगा। अगर तो यूज़र पासवर्ड आपके पास है, आप फिर नेटवर्क पे DHCP से IP मिलेगा, या उसकी पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी होगी स्विच की। स्विच लेवल पे आप सिक्योरिटी लगा दें, अगर स्विच का यूज़र पासवर्ड है, यूज़र तब कनेक्ट करेगा। उसके बाद क्या है, DHCP लेवल पे कर दे। दूसरा, मैक फ़िल्टर आप वायरलेस पे लगा दें, वायरलेस पे जो मैक ऐड होगा वो कनेक्ट होगा। ठीक है, इन केस वहाँ पे मैक ऐड नहीं था, वायरलेस यूज़र कनेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे ऐड लिस्ट में था, यूज़र कनेक्ट कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे अलग से सिक्योरिटी होगी, उसको IP नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ये रीन्यू पे ही लगा रहेगा, इसको IP मिलना ही नहीं। क्यों, ब्लॉक लिस्ट में मैंने ऐड किया है। ठीक हो गया, इस मशीन को अब IP नहीं मिलना। ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है लीजीज में, वो इसलिए IP आ रहा है क्योंकि ये मैंने रिजर्व किया हुआ था। ये तो रिजर्व किया था ना हमने। हाँ, रिजर्व किया हुआ था, इसलिए लीजीज में आ रहा है। इसका मतलब ये रिजर्व IP है। लीजीज में वो IP आएंगे जो DHCP असाइन नहीं करेगा किसी दूसरी मशीन को। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व किया हुआ है इसलिए लीज में आ गया। क्यों, ये DHCP समझ है कि IP रिजर्व है, असाइन नहीं करना। लेकिन मैंने उसको डिनाई भी करवा दी है, तो फिर क्या हुआ, IP मशीन को मिलेगा ही नहीं अब। ठीक हो गया। दूसरा यही था कि आप अलाउ का फीचर क्या करें, इनेबल करें। इसमें जाके अलाउ लिस्ट में जाके अलाउ का ऐड कर दें मैक। इसमें जो फ़िल्टर ऐड होगा वो IP उस मशीन को उसको मिलेगा, बाकी सारे ब्लॉक होंगे आपके पास। ठीक हो गया, ये फ़िल्टर का वही है। ये लैब इनेबल करना है, सिंपल मैक ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में जो मर्ज़ी दे दें। मेरे से इतना काफ़ी है। कल पढ़ेंगे सुपर स्कोप को। और भाई हाँ जी।